एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी के सोल को देखते हैं जिसका नाम माचिया हिराकू होता है और वो गॉड के सामने होता है। गॉड इसे कहते हैं कि मैं वो गॉड हूँ जिसे तुम्हारी दुनिया का जिम्मा दिया गया था। तो हिराकू कहता है इसका मतलब मैं फाइनली मारा गया। ये कहते हैं कि हाँ। गॉड फिर से बताते हैं कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी लाइफ काफी बुरी होगी, तुम्हें लोगों ने बिट्रे किया, साथ ही साथ तुम एक डिजीज में पड़ गए जिसके बाद तुम मारे गए और इसी वजह से मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। तुम ये सोच सकते हो कि ये मेरी गलती का भुगतान है जो कि मुझे करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरी गलती की वजह से तुम अपनी जिंदगी में काफी सारी चीजों से गुजरे भी और साथ ही साथ तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी जिस वजह से तुम मारे गए और इसी वजह से मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि तुम अपनी अगली लाइफ अपने हिसाब से चुन सकते हो कि अगली लाइफ में तुम्हें क्या करना है। तो हिराकू कहता है कि दरअसल जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं फार्मिंग के काफी सारे शोज देखा करता था और वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, तो मैं अपनी अगली लाइफ में फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो गॉड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑलमाइटी टूल दे रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें एक ऐसी बॉडी दे रहा हूँ जिसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होगी, तुम आराम से अपनी अगली जिंदगी जी सकते हो। फिर जब हिराकू की आंखें खुलती है तो वो एक जंगल में होता है। वो सोचता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया, पर वो इस चीज से खुश होता है कि गॉड ने उसे एक सेकंड चांस दिया जीने का। हिराकू यहाँ पे काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हेल्दी होती है, साथ ही ये एज में काफी ज्यादा कम हो चुका होता है। हिराकू यहाँ पे काफी खुश होता है क्योंकि उसकी जो फार्मिंग की विश थी वो अब पूरी हो चुकी है। पर हिराकू सोचता है कि उसने तो गॉड को कहा था कि उसे ऐसी जगह भेजना जहाँ पे कम लोग हो, पर यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। पर हिराकू फिर सोचता है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से की जाए फार्मिंग की। तभी से याद आता है कि गॉड ने तो इसे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दे रखा है और वो टूल तभी इसके हाथ में आ जाता है और जब ये उस टूल को देखता है तो ये समझ जाता है एक मैजिकल टूल है जो कि काफी पावरफुल है। इसके बाद ये इस टूल की मदद से खेत को जोतने लग जाता है, जिसकी मदद से ये मिट्टी को आराम से खोद पा रहा था और जोत रहा था, जिस वजह से इसे काफी अच्छा लगता है। पर ये सोचता है कि इसे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आराम से रह सके और पानी और खाना भी। पर इसे आसपास कहीं पे भी पानी और खाना नहीं मिलता, पर इसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जो कि काफी अच्छी होती है। एक जगह काफी बड़ा पेड़ होता है जो देख के यहाँ पे हिराकू समझ जाता है कि यहाँ पे रहना ज्यादा सेफ रहेगा। इसे फिर यहाँ पे प्यास लगने लग जाती है, तो इसी वजह से दो लकड़ियों की मदद से पानी कहाँ पे वो ढूंढने लग जाता है। ये फिर एक जगह पे ऑलमाइटी टूल का यूज करके यहाँ पे गड्ढा खोदने लग जाता है, पर इसकी मेहनत जाया नहीं जाती। काफी देर खोदने के बाद हिराकू को पानी मिल जाता है जो कि काफी रिफ्रेशिंग होता है और जैसे ये हिराकू देखता है वो इस चीज से काफी खुश होता है। ये फिर उस पानी को पी लेता है जिसे पी के इसे काफी अच्छा लगता है। ये फिर सोचता है कि इसने यहाँ पे पानी तो सिक्योर कर लिया और अब इसे भूख भी नहीं लगी, तो ये खाने के बारे में बाद में सोचेगा। पहले ये आसपास के एरिया को क्लियर करने का फैसला करता है ताकि इस जगह को थोड़ा बड़ा कर सके। पर तभी इसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है जो कि इसके खेती के बीच में आ रहा था, तो इस पेड़ को ये काटने का फैसला करता है और हिराकू को पता होता है कि आखिरकार पेड़ को कैसे काटा जाता है। पर जब ये ऑलमाइटी टूल का यूज करके इस पेड़ को काटता है तो वो पेड़ तुरंत ही कट जाता है, जिसे देख के हिराकू काफी ज्यादा हैरान होता है। हिराकू को फिर एक बात पता चलती है कि ऑलमाइटी टूल्स का यूज करके ये किसी भी तरह के पेड़ को काफी आसानी से काट सकता है, जैसे कि वो चाकू की मदद से बटर काटता है। ये फिर यहाँ पे उस पेड़ के काफी सारे टुकड़े कर लेता है ताकि ये अपने लिए एक शेड बना सके जहाँ पे ये रह सकता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और हम देखते हैं हिराकू को जो कि उसी पेड़ के नीचे एक शेल्टर बना के रह रहा होता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे ऑलमाइटी टूल का यूज करके अपने लिए ग्लास और प्लेटें बना रहा होता है जिसपे वो खाना खा सकता है और पानी पी सकता है। हिराकू को फिर पता चलता है कि इस दुनिया के पास दो दो मून है। हिराकू फिर यहाँ पे सो जाता है और जब इसकी अगले दिन आंखें खुलती है तो ये देखता है कि सुबह हो चुकी होती है और यहाँ पे धूप इसके चेहरे पे आ रही होती है, तो ये उठ जाता है। ये फिर उस गड्ढे के पास चले जाता है जहाँ से ये पानी निकाल के पानी पीता है, जिसके बाद हिराकू उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके यहाँ पे आग भी जला लेता है और यह पानी और आग सेव कर चुका है। जिसके बाद ये कुल्हाड़ी की मदद से आसपास के जंगल के पेड़ों को काटने लग जाता है ताकि इसका एक एरिया बन सके। पर इतना मेहनत करने की वजह से इसे अब भूख लग चुकी होती है, तो ये जंगल में जाके जानवरों को शिकार करने का फैसला करता है। पर तभी इसके ऊपर एक खरगोश हमला कर देता है और ये खरगोश काफी ज्यादा बड़ा होता है और भयानक भी होता है। तो हिराकू अपने ऑलमाइटी टूल का यूज करके इस खरगोश को मार गिराता है और अब हिराकू के पास खाना भी आ चुका है, पर ये खाना काफी ज्यादा बेस्वाद होता है और जब हिराकू इसे खाता है तो ये कहता है ये नेचुरल स्वाद है और इसके साथ साथ इसके ऊपर से ब्लड की स्मेल भी आ रही है। ये खाना इसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता। ये फिर अपने लिए एक टॉयलेट भी बनाता है जिसके लिए ये 3 तरफ से गड्ढा खोदता है ताकि एक तरफ भरे और दूसरी तरफ निकल जाए। पर जब ये अपना पेट खाली करने के लिए यहाँ पे बैठता है तो ये इसे काफी अजीब लगता है, जिस वजह से ये अपने चारों ओर एक शेड टाइप का बना देता है ताकि इसे अजीब ना लगे। हिराकू फिर यहाँ पे फाइनली खेत जोतना चालू कर देता है और ये इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। हिराकू यहाँ पे सोचता है कि आखिरकार उसे यहाँ पे क्या क्या उगाना चाहिए, पर जल्दी उसे एहसास हो जाता है इसने खेत तो जोत लिया पर इसके पास सीड ही नहीं यहाँ पे बोने के लिए।
चाहिए। तो इसी वजह से वो अगले दिन यहाँ पे फॉरेस्ट पे जाने का फैसला करता है ताकि वहाँ पे जाके कुछ सीड्स को ला सके और यहाँ पे बो सके। पर हिराकू जब अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो सीड्स है वो ऑटोमेटिकली उग चुकी है। इसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। तभी इसे एहसास होता है ये जरूर से ऑलमाइटी टूल का कमाल है कि उसे यहाँ पे सीड्स की जरूरत नहीं है फार्मिंग करने के लिए, और इस वजह से ये काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है जो कि इस फार्म को अच्छे से बड़ा करना है। हिराकू फिर यहाँ पे गड्ढा खोदता है, साथ ही साथ यहाँ पे बैरियर भी लगा देता है ताकि कोई जंगली जानवर यहाँ पे एंटर ना कर सके और हिराकू यहाँ पे शांति से रह के फार्मिंग कर सके। हिराकू फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे खरगोश को भी पकड़ने के लिए चाहता है, पर यहाँ पे इसका स्वाद काफी ज्यादा बेकार होता है। हिराकू फिर इसके बाद अपने ऑलमाइटी टूल का यूज करके पूरे प्लांट्स को पानी देता है और साथ ही साथ वो अपने लिए रहने के लिए एक शेड भी बना लेता है, जिसको बनाने में इसे काफी ज्यादा मेहनत लगी होती है। पर इसकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाती क्योंकि इसके जो प्लांट है वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। तभी ये देखता है कि जो दो वुल्फ है वो उसके शेड के बाहर खड़े होते हैं। ये कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये दोनों वुल्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर इन्हें देख के इसे लगता है कि ये दोनों काफी ज्यादा घायल है। तो यहाँ पे हिराकू इन्हें अंदर लाने का फैसला करता है। इन दोनों के अंदर आने के बाद हिराकू इन दोनों को मीट देता है खाने के लिए, जिन्हें खाने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। हिराकू फिर सोचता है कि आखिरकार वो इन दोनों का क्या करे। इन दोनों को देख के ये समझ चुका होता है कि इनके ऊपर किसी बड़े एनिमल ने हमला किया होता है। साथ ही साथ वो देखता है यहाँ पे जो फीमेल वुल्फ होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तभी यहाँ पे जो मेल वुल्फ है वो यहाँ पे गुर्राने लग जाता है। तो यहाँ पे हिराकू सोचता है कि लगता है वो यहाँ पे बर्थ देने वाली है बच्चों को, तो इसी वजह से अपने शेड में इस फीमेल वुल्फ को रख देता है। हिराकू फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि ऐसी सिचुएशन में वो कभी नहीं आया है, तो इसी वजह से वो सोचता है कि आखिरकार वो इनकी मदद के लिए क्या करे। पर वो देखता है कि यहाँ पे सनसेट होने वाला होता है, तो इसी वजह से वो इसके शेड की और यहाँ पे आग लगा देता है ताकि इनको गर्मी मिलती रहे। ये फिर उसी बड़े पेड़ के नीचे जाके सो जाता है और सोचता है कि आखिरकार इन दोनों का क्या होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू की आंखें खुलती है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन वुल्फ के वहाँ पे जाता है और जब हिराकू अंदर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उस वुल्फ ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया होता है, जिन्हें देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है। इन्हें देख के हिराकू को काफी अच्छा लग रहा होता है, तो एक छोटी सी पार्टी के तौर पे ये इन्हें मीट दे देता है ताकि वो इस चीज को सेलिब्रेट कर सके। कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं उन वुल्फ ने यहाँ पे हिराकू के साथ यहाँ पे रहने का फैसला कर लिया होता है। साथ ही साथ हिराकू ने अपने लिए एक अलग से घर बना लिया होता है और ये घर पिछले वाले से काफी बड़ा होता है और उसी के साथ उन वुल्फ के जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हो चुके होते हैं, जो अब खुद से चल सकते हैं। और साथ ही साथ हिराकू के जो प्लांट्स है वो अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हिराकू फिर यहाँ पे एक टमाटर खा के देखता है जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। ये फिर हमें बताता है कि वुल्फ बीच बीच में जंगल जाके जानवरों को मार के लाती है, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ इसने इन लोगों का नाम भी रख रखा है, जैसे कि कुरो और यूकी और उनके बच्चों का भी। हिराकू फिर हमें बताता है कि उसे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है फार्मिंग करके और इस चीज को वो एंजॉय करना चाहता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें गॉड को दिखाया जाता है जो कि हिराकू को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पर उनसे गलती हो चुकी होती है क्योंकि गलती से हिराकू को उन्होंने डेथ फॉरेस्ट में भेज दिया होता है, जो कि काफी खतरनाक फॉरेस्ट है जहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। पर गॉड सोचते हैं कि उसके पास ऑलमाइटी टूल है तो वो सर्वाइव करना सीख ही लेगा शायद। फिर हमें हिराकू को दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी फसल है वो पूरी तरह हार्वेस्ट करने के लायक हो चुकी होती है। पर अब फाइनली हिराकू को ऑलमाइटी टूल पे भरोसा हो चुका होता है क्योंकि जिन जिन सब्जियों के नाम इसने सोचे होते हैं वही सब्जी यहाँ पे उगी हुई होती है। तो यहाँ पे ये सोयाबीन्स को उगाने का फैसला भी करता है, पर सोयाबीन काफी समय लगाते हैं उगने में, तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे हिराकू सोचता है कि आखिरकार उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा वो उसे भी नहीं पता, इसी वजह से वो सिर्फ देखने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ पे हिराकू को एक बात पता चलती है कि जो उसकी फसल है वो नॉर्मल फसल से काफी तेजी से बड़ी होती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे हिराकू के एक आलू के प्लांट को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे से ग्रो हो चुका होता है, पर जब ये उसके आलू को निकाल के देखता है तो ये आधा पका हुआ होता है और आधा कच्चा होता है। इसे कुछ समझ नहीं आता। ये फिर समझ आता है कि सनलाइट की वजह से ये ज्यादा पक गया है, जिसके बाद हिराकू इन प्लांट्स के ऊपर मिट्टी लगा देता है ताकि आलू प्रॉपरली पके। दरअसल हिराकू ने कभी भी फार्मिंग नहीं की तो उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर वो धीरे धीरे इस चीज के बारे में सीख रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे हिराकू ने गॉड्स के लिए स्टैचू भी बना दी होती है। ये फिर हमें बताता है कि इसे यहाँ पे रहते हुए काफी समय बीत चुका है, पर खाना ये नॉर्मली खा रहा है। अब तक इसने सॉल्ट का इजाद नहीं किया है। काश इसके पास सॉल्ट होता तो ये अच्छे से खाना खा पाता। डॉग्स यहाँ पे मीट इसलिए खा पा रहे होते हैं क्योंकि उसका जो ब्लड है उसने ये पूरी तरह निकाल दिया होता है, इसी वजह से उसकी मीट का जो स्मेल है वो जा चुका होता है। हिराकू फिर यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की ट्री का यहाँ प्लांट लगाने का फैसला करता है। उसे पता है इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता इंतजार के अलावा। ये फिर कुरो के साथ थोड़ा समय बिताता है और हमें उसके बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा समझदार है। साथ ही साथ उसने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक रिवर को भी ढूंढ निकाला है
जिससे यह पानी को अपने विलेज के वहाँ पे डायरेक्ट ले जा सकता है। और ये करने के लिए यहाँ पे एक रास्ता बनाने का फैसला करता है रिवर से ले तक इसके विलेज तक, ताकि ये प्रॉपरली पानी वहाँ तक पहुँचा सके। इसी के लिए यहाँ पे एक बाथरूम भी बनाता है ताकि ये आराम से यहाँ पे हल्का भी हो सके। ये फिर यहाँ पे काफी सारे एरिया को क्लियर कर देता है ताकि वो यहाँ पे खेती कर सके, जिसके लिए सबसे पहले ऑयल्स के लिए सरसों की खेती करने का फैसला करता है। दूसरी चीज होती है वीट, जिससे ये तरह तरह की चीजें बना सकता है जैसे कि ब्रेड और अलग अलग चीजें। और तीसरी चीज होती है शुगर कैन, जिससे ये चीनी निकाल सकता है और उसे खा सकता है आराम से। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो सोयाबीन्स है वो पूरी तरह हार्वेस्ट करने के लायक हो चुकी होती है, पर ये सोचता है कि काश उसके पास सॉल्ट होता तो वो कुछ ना कुछ इस चीज से बना पाता, पर अब ये कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हीराकू को एहसास होता है कि यहाँ पे अब ठंड बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे कुछ कपड़ों का इंतजाम करने का फैसला करता है, पर इसके पास कोई से भी कपड़े नहीं होते। तो ये डेविड की जो खाल होती है वो उसे पहनने का फैसला करता है, पर उसे काफी गंदी स्मेल आती है। इस वजह से जो जानवर है वो भी इसे दूर भाग जाती है। इसके बाद जब एक दिन हीराकू अपने सारे वेजिटेबल्स को एक जगह रख रहा होता है ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर सके, यहाँ पे कूरो अपने एक साथी को ले आता है जो कि एक स्पाइडर होती है। हीराकू कूरो से पूछता है कि आखिरकार ये कौन है, तभी वो स्पाइडर इसे क्लॉथ बना के देती है जो कि काफी अच्छा होता है। तो हीराकू इस चीज के लिए इसकी तारीफ भी करता है। ये स्पाइडर फिर उस बड़े से ट्री के ऊपर रहने का फैसला करती है और वहाँ पे ये काफी सारी चीजें इन्हें बना के देती है। वो नॉर्मल क्लॉथ के अलावा भी अलग अलग चीजें बना सकती है, जैसे कि ठंडियों के कपड़े, मोटे गद्दे और अलग अलग चीजें, जो कि हीराकू को काफी पसंद आता है और ये हीराकू को काफी सारी चीजें देती है। हीराकू को इस चीज से काफी अच्छा लगता है और इसी के साथ हीराकू की जितनी भी कपड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी अब वो सॉल्व हो चुकी है, जिससे ये काफी ज्यादा खुश होता है। और ये सारी चीजें सॉल्व होते हुए ये महसूस करता है ये और ज्यादा सिविलाइज हो चुका है, जिसके बाद ये उस स्पाइडर का नाम जाबूटो रखता है क्योंकि वो काफी अच्छी होती है और वो सिर्फ खाने में आलू खाती है। उस समय बीतता है और हम देखते हैं हीराकू को जो कि घर में होता है और वो आलू खा रहा होता है क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही होती है। पर ये यहाँ सोच रहा होता है कि काश मेरे पास सॉल्ट होता तो ये आलू और स्वादिष्ट लगता। पर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे यहाँ पे कितना समय बीत चुका है किसी से बात करे हुए, पर इसे यहाँ पे रहते हुए काफी समय बीत जाते हैं और हम देखते स्प्रिंग का टाइम आ जाता है। तो हीराकू यहाँ पे बाहर खाना बनाने लग जाता है और उसे खाने लग जाता है, पर ये देखता है जो कूरो के बच्चे होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं। इसी वजह से वो एक दिन जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और काफी दिनों तक वापस नहीं आते। हीराकू को लगता है कि वो सब इसे छोड़ के चले गए हैं, इसी वजह से इसे काफी अकेला फील हो रहा होता है। पर कुछ दिन के बाद वो सब यहाँ पे फीमेल वुल्फ के साथ आए होते हैं, यानी कि वो जंगल में अपने पार्टनर को खोजने के लिए गए थे। साथ ही साथ ज़बूतों के भी यहाँ पे बच्चे होते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं। पर यहाँ पे हीराकू सोचता है कि सभी की फैमिली बड़ी हो चुकी है पर इसकी नहीं, तो इस वजह से ये थोड़ा जेलस भी होता है। पर ये सोचता है इसके पास और ज्यादा मुंह है खिलाने के लिए, तो इसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे ज़बूतो एक लकड़ी के हिस्से को बजा के बताता है कि कोई इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सोचता है कि आखिरकार कौन इनकी तरफ बढ़ रहा होगा। हीराकू फिर जंगल में जाके देखता है जहाँ पे कूरो और उसके साथियों ने उस इंसान को पकड़ रखा होता है जो कि इनके बेस की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये एक लड़की होती है और ये काफी छोटी होती है। इसे देख के यहाँ पे ये सोचता है कि आखिरकार ये लड़की इस जंगल में क्या कर रही है, ये तो काफी छोटी लग रही है। ये फिर जब इसे देखता है तो इसे ठीक से बात नहीं कर रही होती है, जिसके बाद ये लड़की इसे कहती है क्या तुम वैसे ही देखते रहोगे, कम से कम मेरी मदद तो करो। हीराकू इस चीज के लिए इस लड़की से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार के इसे दे देता है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके। पर तभी ये लड़की इसके गले में काट लेती है। हीराकू सोचता है कि आखिरकार ये कर क्या रही है, जिसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ये फिर अपना नाम लूसी बताती है, पर तभी कूरो इसके ऊपर हमला कर देता है और वो उसके साथ ही इसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद ये दोबारा से छोटी हो जाती है। हीराकू फिर लू से पूछता है कि कहीं तुम मेरी एनिमी तो नहीं हो। तो लू कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी एनिमी कैसे हो सकती हूँ। तो ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुमने फिर मेरा ब्लड क्यों सक किया। तो यहाँ पे लू इसे बताती है कि दरअसल ये एक वैम्पायर है और इसे रिकवरी के लिए ब्लड चाहिए, इसी वजह से उसने इसका ब्लड सक किया और इसने कूरो और उसके साथियों के ऊपर पहले हमला किया था क्योंकि वो इनके ऊपर रिसर्च करना चाहती थी। ये देख के यहाँ पे हीराकू को इसके लिए बुरा लगता है, तो ये इसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरा ब्लड सक कर सकती हो ताकि तुम रिकवर कर पाओ। तो यहाँ पे लू इसके लिए इसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद थोड़ा सक करने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, पर वो पूरी तरह बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे हीराकू इसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना ब्लड ले सकती हो। और लू ऐसे
ही करती है, वो इसका थोड़ा बहुत और ब्लड पी जाती है और वो ठीक हो जाती है। ये फिर हिराको को कहती है उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि जंगल के अंदर एक ऐसी भी जगह हो सकती है। जिसके बाद ये से कहते हैं कि वो लाल जैसे फ्रूट जैसे क्या है। यहाँ पे ये से बताता है कि दरअसल वो टमाटर है और वो उसे ट्राई करने के लिए भी कहता है और ये खाने के बाद इसे काफी अच्छा लगता है। हिराको फिर इसे अपना पूरा खेत दिखाता है जहाँ पे इसने अलग अलग सब्जियां उगाई हुई होती है, जैसे कि फ्रूट, फल और अलग अलग और भी चीजें, जहाँ पे ये इसे काफी इंजॉय करते हैं। लोग फिर इसे बताते हैं कि दरअसल वो एक रिसर्चिस्ट है और वो मेडिकल प्लांट्स पे आजकल रिसर्च कर रही है और साथ ही साथ वो एक नॉबल के साथ लड़ाई में फंस गई थी। इसी वजह से वो आजकल छुप के रह रही है क्योंकि वो नॉबल इसे पकड़ना चाहता है। दरअसल उस नॉबल ने इसकी जो रिसर्च है उसे चुराने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और इसने ये बेहतर समझा कि छुप के रहेगी तो बेटर रहेगा। जिसके बाद ये इसे पूछती है कि आखिरकार तुम उस टाइम किस तरह का मैजिक यूज कर रहे थे। हिराको इसे कहता है कि लगता है तुम ऑल माइटी टूल की बात कर रही हो, वो काफी ताकतवर वेपन है, उससे मैं काफी सारी चीजें करता हूँ। ये इसे कहती है कि क्या तुम यहीं पे रहने वाले हो। ये कहता है कि हाँ। तो लू इसे कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो अगर मैं बीच बीच में आऊँ तो ठीक रहेगा क्या। तो ये कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ये कहती है कि आखिरकार तुम्हारे इसे मतलब क्या है। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा के लिए, मैं इस चांस को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक यहाँ पे अकेले रह पाऊंगा। पल्लू इसे कहती है कि मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं, तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हिराको कहता है कि चिंता मत करो, उन सबको मैं हैंडल कर लूंगा। लू फिर इस चीज के लिए मान जाती है, वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ, पर जो तुम्हारा प्रपोजल है उसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं तुम्हें ठीक से जान पाऊँ। तो ये कहता है कि किस तरह का प्रपोजल, मैंने तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। ये कहते हैं कि तुमने तो अभी अभी कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहती हो। ये कहता है वो तो मैं सिर्फ अकेला फील कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। तो लुई से कहती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, तुमने अभी अभी मुझे कहा कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो और ये एक प्रपोजल है। ये कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अभी अभी प्रपोज कर दिया। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है कि ठीक है मैं इसका जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ से छोड़ के मत जाना। तो ये इस चीज के लिए मान जाती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराको को जो कि अपने खेत को जोत रहा होता है। तब यहाँ पे लू आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो उगाने वाला हूँ जो कि काफी स्वादिष्ट होते हैं खाने में। लू फिर इसे पूछती है कि दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या हम यहाँ पे मेडिकल हब्स को उगा सकते हैं। ये कहता है कि हाँ मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, शायद यहाँ पे मेडिकल हब उग जाए। तो लू इसे कहती है इसका मतलब हमें जंगल में मेडिकल हब्स को इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा, पर ये कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हिराको को जो कि अभी अभी सो के उठा है। ये फिर हमें बताता है कि लू के आने की वजह से इसके बाथरूम में लाइट आ चुकी है और साथ ही साथ ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे लू इसे बताती है कि इस खाने में तो नमक नहीं है। तो हिराको इसे कहता है कि अब तक ही नमक को ढूंढ नहीं पाया है, पर लू इसे बताती है कि जब आप जमीन की एकदम गहराई तक खोदते हो तो वहाँ पे आपको नमक की एक लेयर मिल जाती है जिसे निकाल के आप नमक बना सकते हो। ये देख के हिराको काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे लू इसे पूछती है कि आखिरकार वो आज क्या करने वाला है। ये इसे कहता है ये फ्रूट ट्री को देखने वाला है कि आखिरकार वो कितना टाइम लगाएंगे ग्रो होने में। ये फिर लू को बताता है कि उन्हें ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पर तभी यहाँ पे ज़बूटो उस लकड़ी के टुकड़े को बजाते हुए बताती है कि यहाँ पे कुरो और उसके साथियों ने किसी अनजान इंसान को पकड़ रखा है और ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो ये एक एंजल होती है जिसे कुरो और उसके साथियों ने पकड़ा होता है। हिराको फिर उसे किसी तरह वहाँ से आजाद करता है और इससे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो ठीक तो है ना। ये इसे बताती ये बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद ये अपनी मैजिक का यूज करके अपने पंख को हटा लेती है। और ये देख के हिराको कहते कि मैजिक भी काफी कमाल की चीज होती है। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती कि तो तुम यहाँ पे छुपी हुई लू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, अब यहाँ पे मेरा टाइम पास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। पर लू कहती कि 2 मिनट रुक जाओ। ये लड़की फिर अपना नाम टिया बताती है और यहाँ पे इन्हें बताती कि काफी सारी चीजें बदल चुकी है। अब लू के ऊपर किसी ने बाउंड्री रख दी है और साथ ही साथ वो काफी बड़े खतरे में है। यहाँ पे फिर टिया इससे पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। तो लू इसे बताती है कि दरअसल ये इसका हस्बैंड है। इसकी ये बात सुन के टिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हिराको इससे पूछता है क्या तुम एक एंजल हो। ये कहते कि हाँ वो एक एंजल है। तो ये कहता है तो तुम गॉड को सर्व करती हो। ये कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वो एक वॉरियर है, उसने काफी सारे वॉरियर्स को हरा रखा है। टिया फिर इन्हें बताती है कि दरअसल यहाँ पे लू के ऊपर एक बाउंड्री लग रखी है क्योंकि उसने टाउन में काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और इस चीज से इसे कुछ सीखना चाहिए, पर इस चीज से ये कुछ भी नहीं सीखती। दरअसल लू एक अजीब से मेडिसिन के ऊपर दिन भर अपना टाइम लगा दी थी, पर प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज से है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी तो वो कैसल को ब्लास्ट कर देती थी, जिसके बाद वो अब भाग भी चुकी है। तो लू यहाँ पे इसे बताती कि दरअसल वो टिया ही है जिससे ये अब तक भाग रही थी।
ये फिर यहाँ पे टिया से पूछती है क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी, ये जगह काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहती कि तुम्हें ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये फार्म काफी ज्यादा अमेजिंग है, हमारे साथ यहाँ पे रह जाओ। जिसके बाद लू अगले दिन इसे यहाँ पे पूरा फार्म को घुमाती है, पर जैसे ये ज़बूतों को देखते हैं ये यहाँ पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हिराको यहाँ पे टिया को बताता है कि मुझे किसी की जरूरत है जो कि हमारी फार्मिंग में मदद कर सके, तुम हमारी मदद कर सकती हो। तो टिया कहती कि तुम्हारा मतलब मुझसे क्या मैं फार्मिंग की जॉब करूंगी। तो यहाँ पे लू से कहती कि हाँ तुम फार्मिंग की जॉब करोगी। तो ये कहती कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये कहते हैं इसकी चिंता तुम मत करो। जिसके बाद जो हिराको है यहाँ पे वो इसे बताता है कि आखिरकार वो कैबेज और सब्जियों को कैसे काट सकती है और कैसे उन्हें बकेट पे रख सकती है। जिसके बाद ये टिया को भी ट्राई करने के लिए कहता है। या उस कैबेज को आराम से काट के निकाल लेती है। तो ये कहता है कि मैंने कहा था ना ये कितना ज्यादा आसान है। हिराको फिर उस कैबेज को काट के इसे नमक के साथ दे देता है और कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करके देखना चाहिए। और जब ये लोग इसे खाते हैं तो ये काफी ज्यादा डिलीशियस होता है, इन्हें ये काफी अच्छा लगता है। ये फिर इन्हें कहते कि फ्रेश वेजिटेबल का स्वाद सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया होता है। तो हिराको कहता है जिन वेजिटेबल्स को तुम खुद के हाथों से ग्रो करते हो उसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हम फिर देखते हैं वेजिटेबल्स को काटते काटते शाम हो जाती है। जिसके बाद टिया और लू अपनी मैजिक का यूज करके खुद को साफ कर लेती है। फिर जब टिया यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी खाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हिराको इसे बताता है कि ये स्ट्रॉबेरी है, ये थोड़ा मीठा और खट्टा होता है पर ये स्वाद में काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे लू फिर इसे कहती है कि तुम हमारे साथ यहीं पे रुकने वाली हो ना। इसके इतने रिक्वेस्ट करने के बाद टिया इसकी बात मान जाती है और इन्हीं के साथ यहाँ पे रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद यहाँ पे टिया इनकी काफी मदद करती है, जैसे कि घर बनाना या फिर यहाँ पे बैरियर बनाना, इसमें ये काफी ज्यादा मदद करती है इनकी। फिर जब ये लोग एक दिन वेजिटेबल्स को तोड़ के वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पे टिया इससे पूछते हैं कि हम और स्ट्रॉबेरीज कैसे उगा सकते हैं। पर हिराको इसे बताता है कि स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए हमें और ज्यादा जमीन चाहिए होगी जो कि हमारे पास है नहीं, और साथ ही साथ हमारे पास लोगों की कमी है और हम अभी मैक्सिमम कैपेसिटी में स्ट्रॉबेरीज को उगा रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तभी हिराको देखता है कि यहाँ पे वुल्फ के और ज्यादा पपीज आ चुकी होती है जो कि इनकी थर्ड जनरेशन होती है, और इन्हें देख के हिराको काफी ज्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे लू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि इनकी काफी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, इसी वजह से हम इनके अलग से शेड बना रहे हैं। ये कहता है कि हाँ इनके लिए मैं एक अलग से शेड बना रहा हूँ, और हम देखते कुछ दिन के बाद हिराको इनके लिए अलग से शेड बना देता है। पर ये देखता है जो ज़बूतों के बच्चे होते हैं वो एक अपनी नई लाइफ के सफर के लिए निकल जाते हैं, पर उसके कुछ बच्चे इन्हीं के साथ यहाँ पे रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो इनकी मदद कर पाए। तभी यहाँ पे टिया आ जाती है जो कि हिराको को कहती है कि वो कहीं जा रही है। तो हिराको कहता है क्या तुम हमें छोड़ के जा रही हो। ये कहती कि नहीं, मैं कुछ ही दिन के बाद वापस आ जाऊंगी, मेरा कुछ काम है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद टिया वापस आ जाती है, पर ये अपने साथ काफी सारी लड़कियों को लेके आई होती है और ये सारी एल्फ होती है। इनकी लीडर का नाम लिया होता है और इन सभी लड़कियों का नाम एल से चालू होता है, तो ये लोग इन्हें एल बुलाते हैं। लिया फिर यहाँ पे हिराको को बताती कि टिया ने इन्हें सजेस्ट किया था कि ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं, या फिर हिराको को कहती कि दरअसल इन सब की बैक स्टोरी काफी ज्यादा सैड है। ये सब नॉर्थ साइड के एक विलेज में रहा करते थे और वो काफी अच्छा हरा भरा विलेज था, पर इंसानों के वॉर की वजह से इन सब का विलेज तबाह हो गया। जिसके बाद ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग फिर इसे कहते हैं कि हम काफी दूर से यहाँ पे आए हैं, प्लीज हमारी मदद करिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। लो फिर यहाँ पे हिराको को बताते कि जो एल्फ होती है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड रेस होती है, तो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। तो हिराको इनसे इनकी एज पूछता है, ये इन्हें बताती है कि दरअसल वो 100 ईयर्स के ऊपर है। इसके बाद हिराको कहते कि ठीक है तुम सब यहाँ पे रह सकती हो, और इस चीज के लिए ये सब हिराको का शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो लू है वो इन सबको ज़बूतों से मिलाती है। वो कहते हैं ये हमारे लिए कपड़े सीती है, पर ये सब ये इसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हिराको फिर हमें बताता है कि दरअसल लिया और जितनी भी लड़कियां है वो सब एक साथ रहती है एक ग्रुप में, साथ ही साथ इनको क्राफ्टिंग करना काफी अच्छे से आता है, ये चीजों को काफी अच्छे से बनाती है जैसे कि घर। इसी वजह से ये लोग हिराको के लिए एक नया घर बना रहे हैं जिसमें ये सब भी रह सके और साथ ही साथ हिराको भी रह सके। और हम देखते हैं ये लोग इस चीज को बनाना शुरू कर देते हैं, और करीब 10 दिन के बाद ये लोग उस बड़े से घर को तैयार कर लेते हैं जो देखने में काफी अच्छा होता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होती है। ये सब फिर इस घर के अंदर चले जाते हैं और आसपास का एरिया देखने लग जाते हैं, जो देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग गार्लिक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, पर यहाँ पे हिराको को एक बात पता चलती है कि ये लोग मीट को खाने के लिए फायर का यूज करते हैं। तो हिराको इससे पूछता है कि मैंने तो सुना था कि एल्फ को आग जलाना और जानवरों को मार के खाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर लिया इसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जीने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो हिराको कहता है कि मैंने तो सुना था कि एल्फ यहाँ पे ट्री से फ्रूट्स को तोड़ के खाते हैं और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पसंद है, पर लिया इसे बताती है कि आपको नेचर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो काफी खतरनाक हो सकती है। ये कहता है कि ठीक है। लिया फिर इसे कहती कि आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे रहने दिया। साथ ही साथ ये इसे बताती कि दरअसल ये लोग माइनिंग करने वाले हैं ताकि ये लोग ब्लैक स्मिथ वाले काम कर सके। तो हिराको कहता है कि आखिरकार वो तुम कैसे
करोगी? ये इसे कहती कि हम यहाँ पे फ्रंस बनाने वाले ताकि हम आयरन को मेल्ट करके अलग अलग चीजें बना सके जो कि आपके काम आ सके। तो ये कहते कि मैं तो हमेशा से सोचता था कि ब्लैक स्मिथ का काम जो है वो डाफ करते हैं, पर लिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग उस फ्रंस को बना लेते हैं और वहाँ पे अपने आग की भट्टी चालू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग अलग अलग बर्तन बनाते हैं। सबसे पहली चीज ये लोग बनाते हैं कढ़ाई, जिसे देख के यहाँ पे हिराकू को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है ये काफी अच्छा बना है। तो लिया इसे कहती कि हम हर चीज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास करीब 200 साल का एक्सपीरियंस है, पर हम सिर्फ एक ही चीज नहीं कर सकते। तो हिराकू कहता है वो क्या चीज है? ये लोग कहते हैं कि हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उस चीज के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत है ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हिराकू बिना कुछ सोचे समझे कहता है कि उसका ख्याल हम रख लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ आप काफी अच्छे हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हिराकू इन सब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सब यहाँ पे आ गए। उतने में यहाँ पे लिया इसे कहती कि मैंने यहाँ पे एक वीट के फील्ड को देखा था और वहाँ पे काफी ज्यादा वीट के फ्लावर थे। तो हिराकू कहता है कि हाँ हमारे पास वीट की फील्ड है, तो उससे क्या? तो यहाँ पे एक लड़की कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे ब्रेड को बना सकते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे होते हैं खाने में। तो हिराकू कहते हैं कि हाँ हाँ जाके तुम बना सकती हो, वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सब लड़कियां मिलके सबसे पहले आटे को गूंथती है और उसके बाद उसको यहाँ पे आग पे थेप देती है और कुछ देर के बाद यहाँ पे इनका जो ब्रेड है वो तैयार हो जाता है, जिसे खाने के बाद इन्हें काफी अच्छा लगता है। हिराकू फिर यहाँ पे लू से पूछता है कि ये लैंड किसी को बिलोंग करता है क्या? ये कहती कि मुझे नहीं पता ये किसी को बिलोंग करता है, पर अगर मेरे अंदाजे से कहूँ तो ये डीमन लॉर्ड को बिलोंग करता है। ये बात सुन के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर यहाँ पे लू से कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी सबसे पहले लैंड पे अपना घर बना लेता है वो लैंड उसका हो जाता है और वो हमेशा के लिए वहाँ पे रह सकता है। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते टिया को जो की बात कर रही होती है कि हिराकू को पता ही नहीं है कि जिन वुल्फ को उसने टेम कर रखा है वो इनफेरो वुल्फ है जो कि काफी ताकतवर होते हैं, और साथ ही साथ डीमन स्पाइडर भी जो कि इनफेरो वुल्फ के जितनी ताकतवर होती है। उतने में यहाँ पे लिया कहती कि तुम्हें क्या सचमुच लगता है यहाँ की जो जमीन है वो ऐसी चीजें उगा सकती है? लुई से कहती कि मुझे लगता है कि हिराकू के पास एक ग्रीन थंब है जिसकी मदद से वो यहाँ पे कहीं पे भी अपनी खेती कर सकता है। हमें फिर आखिर में हिराकू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी चीज को बना रहा होता है, पर वो सोचता है कि लगता है इस चीज के लिए उसे लिया की मदद की जरूरत पड़ेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिराकू को जो कि अपने खेत के वहाँ पे खेती करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी इसके सामने सबूतो आ जाता है। तो हिराकू उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। ये इसे बताते हैं कि दरअसल उसने एक बी को पकड़ा है। हिराकू इससे पूछता है कि आखिरकार तुम इसका क्या करने वाले हो, क्या तुम इसे खाने वाले हो? सबूतो कहती कि नहीं। जिसके बाद ये इसे पूछता है क्या तुम इसे पेट बनाने वाली हो? सबूतो अपना हाथ उठा देती है, इसका मतलब वो इसे पेट बनाना चाहती है। पर हिराकू इसे कहता है कि ये थोड़ी अच्छी भी लग रही है, ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी, तो इसे यहाँ पे रखना कोई बुरी बात नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबूतो इस बी के लिए एक नेस्ट बना देता है जहाँ पे ये अपने लिए अपना घर बना सकती है। जिसके बाद यहाँ पे हिराकू इसका शहद निकाल सकता है। ये जो बी है ये क्वीन है और साथ ही साथ जितने भी छोटे बीज है वो इसके वर्कर है जो कि इसके लिए काम करते हैं। हिराकू फिर सोचता है कि इन्हें यहाँ पे लंबे समय के लिए छोड़ना काफी अच्छा रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। तो यहाँ पे लिया इससे पूछती है कि आखिरकार उसने इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा है। ये इसे बताता है ये गड्ढा इसने पानी स्टोर करने के लिए खोद रखा है क्योंकि ये रिवर से यहाँ पे पानी डालने वाला है। लिया फिर इसे पूछती है कि आखिरकार वहां से यहाँ तक पानी लाने का काम कैसा चल रहा है। ये इसे बताता है वो काफी दूरी में है, इसी वजह से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या बिल्ड करें कि वहां से यहाँ तक पानी आसानी से आ जाए। लिया इसे कहती कि वहां से यहाँ तक आने में काफी सारे पत्थर रोड में, तो अगर हम लकड़ी का कुछ बनाते हैं तो यहाँ पे वो पानी के साथ टूट ही जाएगा। तब यहाँ पे हिराकू को एक आइडिया आता है और वो ऑलमाइटी टूल की यूज करके मिट्टी से एक चीज बना देता है जिससे ये पानी को यहाँ तक ला सकता है। और हम देखते हैं ये काफी ज्यादा आबादी में चीज को बनाता है, पर इसका आइडिया ये काम कर जाता है और हम देखते हैं इसका रिवर से तक यहाँ तक का रास्ता जो है वो पूरी तरह बन जाता है और धीरे धीरे जो ये जगह है ये पूरी तरह पानी से भर जाती है। जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें अब बार बार रिवर के वहाँ पे पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हिराकू एक फिश को देखता है, उतने में एक बड़ी सी फिश इसके ऊपर हमला कर देती है, पर हिराकू किसी तरह उस फिश को मार गिराता है। और यहाँ पे ऐसे काफी सारे फिश होते हैं तो हिराकू इन्हें पका के खाने का फैसला करता है। पर यहाँ पे लू उतने में टिया को बताती कि उसने सुना इस रिवर की जो फिशेज है वो जहरीली होती है, इसलिए हम उसे नहीं खा सकते। हिराकू फिर इसे ये फिश खाने के लिए ऑफर करता है, पर वो कहती कि नहीं तुम पहले खा के देख सकते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये इस फिश को खा के ट्राई करता है, इसे इस फिश का स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद लू इस फिश को खाती है, वो थोड़ी घबरा रही होती है पर उसे इसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। उतने में सभी एल्फ यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम भी इस फिश को ट्राई करना चाहते हैं। पर यहाँ पे हिराकू सभी फिश को यूज नहीं करता, वो कुछ फिशेस को यहाँ पे स्टोर करके रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद हिराकू देखता है कि उसका जो खेत है वो अब चावल उगाने के लायक हो चुका है। इसी वजह से वो सबसे
उससे कहता है कि हम यहाँ पे राइस पैडी बनाने वाले हैं। इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार पैडी किस चीज को कहते हैं, पर तभी यहाँ पे हिराकू दो गड्ढे खोदता है, जिसके बाद वो इन दोनों में पानी भर देता है। इन लड़कियों को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर यहाँ पे हिराकू इन सबको अपने मुंह से उतार के पानी में आने के लिए कहता है। ये पानी काफी ज्यादा चिकना होता है, तो हिराकू कहता है कि हम इन सारे प्लांट्स को यहाँ पे बोने वाले हैं और ये चावल के प्लांट्स होते हैं। हिराकू इन सबको पहले दिखाता है कि आखिरकार ये इन प्लांट को कैसे बो सकते हैं, जिसके बाद एक एक करके ये लड़कियां सारी चीजें सीख जाती है और कुछ ही समय बाद ये इन सारे प्लांट्स को लगा देते हैं, जिस देख के ये लोग काफी खुश होते हैं। पर ऑलमाइटी टूल की वजह से इन्हें काफी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, उनके जो कॉप्स है वो कटने के लायक हो जाते हैं, जो देख के हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है। हिराकू फिर इन सबको एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार वो इन कॉप्स को कैसे काट सकती है, पर कुछ देर के बाद ये सब लड़कियां समझ जाती है और धीरे करके ये सभी कॉप्स को काट लेती है, जो देख के हिराकू काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं हिराकू इन सारी फसलों को यहाँ पे सूखने के लिए रख देता है। लिया इसे पूछती है कि आखिरकार उसने इस चीज को ऐसे क्यों रख रखा है। हिराकू इसे बताता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जितनी भी कॉप्स होती है वो सब सूख जाती है। हिराकू फिर कहता है इन सब की अब छटाई करने का टाइम आ चुका है। ये लोग कहते हैं कि छटाई हम कैसे करेंगे, तो हिराकू यहाँ पे ऑलमाइटी टूल का यूज करके एक मशीन बना लेता है और इस मशीन में ये लोग इस चीज की छटाई करेंगे। और हम देखते हैं ये धीरे धीरे करके उस धान को यहाँ पे छाटने लग जाता है, जो देख के सभी लड़कियां इसके लिए तालियां भी बजाती है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो हिराकू है वो यहाँ पे चावलों को निकालने में कामयाब हो जाता है, जो कि काफी चमक रहे होते हैं। और इन्हें देख के यहाँ पे हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई होती है। और ये लोग सोचते हैं कि ये खाने के लायक तो हो चुका है, पर हिराकू कहता है कि नहीं, अभी इन्हें पकाना बाकी है। ये फिर इन चावलों को धो के एक बर्तन में पानी के साथ चढ़ा देता है और उसके ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रख देता है। और कुछ ही देर के बाद वो चावल जो है वो पक के रेडी हो जाते हैं, जो देख के हिराकू को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ये इन चावलों के यहाँ पर राइस बॉल्स बना देता है और लू और टिया को खाने के लिए देता है और साथ ही साथ लिया को भी। पर ये लड़के यहाँ पे थोड़ा घबरा रही होती है इसे ट्राई करने के लिए, पर हिराकू कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये उसे खाते हैं तो इन्हें काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ यहाँ पे लिया एक और चीज नोटिस करती है, यहाँ पे हिराकू ने इन चावलों के अंदर उस फिशेस को डाल रखा है, जिससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ गया है। हिराकू कहता है कि तुम सबका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, और मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। पर हिराकू जब अपने राइस बॉल खाने के लिए जाता है तो देखता है यहाँ पे सभी लड़कियों ने अपने अपने राइस बॉल ले लिए होते खाने के लिए, तो उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोबारा से अपने फसलों को बो देते हैं, पर यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने आप को अपने मैजिक से साफ कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। पर हिराकू को ऐसा कोई सा भी फैसिलिटी नहीं मिलती, उसे खुद को अपने आप से साफ करना पड़ता है। तो हिराकू यहाँ पे एक बात बनाने का फैसला करता है और सभी लड़कियों को बताता है। हिराकू फिर इन्हें बताता है कि आखिरकार उन्हें ये बात कैसे बनाना है, और ये बताता है ये कितना ज्यादा जरूरी है। ये अपने आप को यहाँ पे साफ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और साथ ही साथ ठंडियों में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बाथ हाउस बना ले। तो ये सारी लड़कियां इस चीज के लिए मान जाती है और हम देखते हैं हिराकू और बाकी लड़कियां मिलके इस बाथ हाउस को बनाने लग जाती है। पर हिराकू किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान था, तो यहाँ पे लू से पूछते कि आखिरकार उसे क्या हुआ। तो हिराकू इसे बताता है कि ये सही रहेगा कि हम साफ पानी लेके गंदे पानी को रिवर के वहाँ पे फेंक दे। तो यहाँ पे टिया कहती है कि इसके लिए हम स्लाइम्स को यूज कर सकते हैं, पर हिराकू कहता है कि मैंने तो सुना है वो स्लाइम्स काफी खतरनाक हो सकती है, एक स्लाइम को पकड़ने के लिए हमारी जान भी जा सकती है। पर टिया इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हिराकू कहता है वो काफी खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ पे टिया इसे दिखाती है कि स्लाइम इतने छोटे होते हैं और इन्हें मारना काफी आसान होता है और इन्हें पकड़ना भी, और साथ ही साथ ये गंदगी को काफी आसानी से साफ कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे टिया ने इनके बाथरूम में भी यही डाल दिया होता है ताकि वो इन सब की गंदगी साफ कर सके। जिसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है जब हिराकू यहाँ पे लकड़ियों को जलाने के लिए ले रहा होता है, तो देखता है एक लकड़ी पे मशरूम आ चुकी होती है, और हिराकू को पता होता है ये मशरूम काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और साथ ही साथ वो जहरीले भी नहीं होते। साथ ही साथ इन लकड़ियों में फंगस आ चुकी होती है। तो यहाँ पे हिराकू ऑलमाइटी टूल का यूज करके इन सब की यहाँ पे मशरूम उगाने का फैसला करता है और वो ऐसे ही कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इनका जो बाथ हाउस है वो बन के रेडी हो जाता है। हिराकू फिर इन्हें बताता है कि आखिरकार वो कैसे नहा सकती है, पर लिया इसे कहती है क्या तुम हमें बताने की जगह दिखा सकते हो कि हम कैसे नहा सकते हैं। तो हिराकू कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर एक टॉवल को लपेट के इन सभी लड़कियों को बताने लग जाता है कि आखिरकार वो इस बाथ हाउस को कैसे यूज कर सकती है। हिराकू सबसे पहले इन्हें बताता है कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को वॉश करना है साबुन से या फिर किसी भी कपड़े से रगड़ के। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे गर्म पानी के वहाँ पे जा सकते हो, जो कि काफी अच्छा होता है। हिराकू भूल ही जाता है कि वो एक बाथ हाउस में है। ये फिर यहाँ से निकलने का फैसला करता है ताकि ये सब लड़कियां यहाँ पे नहा सके, पर ये सब लड़कियां इस चीज को इग्नोर करके अपने कपड़े बदल लेती है और यहाँ पे नहाने के लिए तैयार हो जाती है। हिराकू को यहाँ पे काफी अजीब लग रहा होता है, तो वो कहता है कि मेरे यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। पर यहाँ पे लू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पे एक साथ बात ले सकते हैं। पर ये बेचारा यहाँ पे इतना ज्यादा एम्बैरस होता है, ये बिल्कुल भी वहाँ पे रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू यहाँ पे लकड़ी लेने के लिए आया होता है, पर वो देखता है इसकी जो मशरूम है वो बड़े हो चुकी है। इसका मतलब
मतलब ये इन मशरूम्स को खा सकता है। उतने में यहाँ पे हिराकू को पता चलता है कि डॉग्स को यहाँ पे कुछ एल्फ मिली है जो कि जंगल में भटक रही थी, और इन सब लड़कियों का भी नाम एल से शुरू होता है क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप की होती है, और साथ ही साथ ये लिया की ग्रुप की थी पहले। हिराकू फिर यहाँ पे लिया से पूछता है कि वो सब यहाँ पे रहना चाहती है। लिया कहती है कि हाँ, तो हिराकू इस चीज के लिए हाँ कर देता है। लिया फिर हिराकू को कहती है कि तुम्हारा जो घर है वो काफी ज्यादा छोटा है, इन सब लड़कियों के लिए मैं घर बनाने का सोच रही थी क्योंकि हमारा जो घर है वो काफी छोटा हो चुका है, इसका मतलब हम तुम्हारे भी घर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो हिराकू कहता है कि ठीक है, जिसके बाद हम देखते हैं ये सब लड़कियां इसका शुक्रिया करती है इन सब की मदद करने के लिए, पर हिराकू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में यहाँ पे लिया कहती कि चलो बच्चे बना के यहाँ पे और ज्यादा अपने रेस को बढ़ा करते हैं। ये सब लड़कियां इस चीज की लिहाज कर देती है, पर हिराकू को इस चीज में कुछ भी समझ नहीं आता। हमें फिर कूरो को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मेरा नाम कूरो है, जो कि मेरे मास्टर ने मेरा नाम रखा है। मैं अपनी जिंदगी भर यहाँ पे आवारों की तरह घूमता था, पर एक दिन मेरी मुलाकात एक वुल्फ से हुई जो कि काफी ज्यादा कमजोर लगती थी मुझे, पर जब हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो वो जीत गई मुझसे क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। और उसके बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करेंगे। हम दोनों ने अलग अलग जगह देखी, पर कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया कि उसका जो पेट है वो ग्रो हो रहा है, इसका मतलब हम दोनों जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले थे। मैं जब दूसरों की फैमिलीज को देखा करता था तो मुझे लगा करता था कि मेरी लाइफ भी एक दिन ऐसी ही होगी, पर हमारा जो लक है वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन हमारे ऊपर एक जंगली बेर ने हमला कर दिया जो कि हमसे काफी ज्यादा ताकतवर था, पर इसे लक कहो या फिर उसे हमारे ऊपर तरस आ गया, उसने हम दोनों की जान बख्श दी। जिसके बाद हम दोनों इस पूरे जंगल में घूम रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम क्या करें। तभी मुझे वो दिखा जो कि एक इंसान था और वो जंगल में अकेला था। मैंने इससे पहले जितने भी इंसानों को देखा था वो सब जंगल में छुपा रहा करते थे, पर ये इंसान एक खुले एरिया में था। देखने से तो ये काफी ज्यादा वीक था, पर इसका जो वेपन है वो काफी ज्यादा ताकतवर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि हम दोनों की लाइफ चली जाएगी, पर उसने सबसे पहले हमें मीट दिया खाने के लिए, जिसके बाद उसने हमारा काफी ज्यादा ख्याल रखा। साथ ही साथ हमारी जो बच्चे हैं उनकी भी डिलीवरी यहीं पे हुई, और इसी वजह से इस इंसान को हमने अपना मास्टर मान लिया। साथ ही साथ कुछ समय के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, पर धीरे धीरे करके यहाँ पे काफी सारी फीमेल लेडीज आने लगी। मुझे नोटिस हो गया था कि ये लड़की यहाँ पे किस लिए आई है, पर लगता है मास्टर को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं हूँ कौन। हम एक मॉन्स्टर की प्रजाति है जिन्हें इन्फेरो वुल्फ कहा जाता है, जो कि काफी खतरनाक ब्रीड होती है। पर अभी तो मैं अपने मास्टर के साथ सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूँ और उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारी जान बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हिराकू को जो कि कई हैरानी से देख रहा होता है, और हम देखते हैं ये एक घर होता है जो कि काफी बड़ा होता है। ये घर सभी एल्फ ने बनाया होता है ताकि वो सब यहाँ पे रह सके, और ये घर काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसे देख के हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है। जब ये लोग इस घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे लाइटें होती है जो कि लू ने लगाई होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी जगह हॉल होती है ताकि ये सब एक जगह इकट्ठा करके एक दूसरे से बात कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर रूम भी होता है जो कि पहले वाले से काफी बड़ा होता है। उसी के साथ यहाँ पे सभी लड़कियों को उसका खुद का पर्सनल रूम दिया गया होता है जिससे ये सब खुश होते हैं। तभी यहाँ पे हिराकू को एक रूम दिखता है जो कि काफी बड़ा लग रहा होता है, पर जब वो उस गेट को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है ये डबल बेडरूम वाला रूम है जिसमें कपल्स रहते हैं। तो ये इस चीज को इग्नोर करके यहाँ से बाहर निकल जाता है, पर ये इस घर में रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उतने में यहाँ पे लिया हिराकू को कहती है कि वो यहाँ पे ठंड में रह के देख सकता है, अगर ये घर उसे अच्छा लगा तो बढ़िया है, अगर वो अनसेटिस्फाई हुआ तो ये घर दोबारा से ही बना सकती है। हिराकू फिर यहाँ पे कूरो और उसकी वाइफ का यहाँ पे अपने गेट के सामने मूर्ति लगा देता है जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू को जो कि कुछ बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तो यहाँ पे टिया और लू आके कहते हैं कि आखिरकार आज हम क्या खाने वाले हैं। हिराकू कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस डिश का नाम कड़ी है और वो स्वाद में काफी बढ़िया होता है, पर यहाँ पे टिया कहती है क्या ये कड़ी डिश काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है बनाने में। हिराकू कहता है ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, नॉर्मली लोग यहाँ पे कड़ी का जो क्यूब होता है वो पानी के अंदर डाल के बना लेते हैं, पर वो मेरे पास नहीं है, इसी वजह से हमें मसाले ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये फिर अपने खेत के वहाँ पे चले जाता है जहाँ पे इसने मसाले उगाए होते हैं, और ये चुपके से ये मसाले उगा रहा था जो कि काफी अच्छे होते हैं और ये काफी अच्छे से बन चुके होते हैं, और ये इस चीज को अब हार्वेस्ट कर सकता है। हिराकू फिर एक एक करके सभी मसालों को तोड़ने लग जाता है और ये काफी अच्छे होते हैं। ये यहाँ पे फिर टिया और लू को भी इनकी स्मेल सूंघाता है जो कि इन्हें काफी अच्छा लगता है, पर जब ये एक पत्ते को लेके यहाँ पे कूरो और उसकी वाइफ को सूंघाता है तो वो दोनों डर के यहाँ से भाग जाते हैं। हिराकू कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो लोग इसे डर के क्यों भाग गए, पर यहाँ पे इस चीज को टिया और लू देख लेती है जिसका मतलब अब उनको इनकी कमजोरी का पता चल चुका है। वही हिराकू को कड़ी बनाने के लिए मसाले मिल जाते हैं जिसका मतलब अब ये कड़ी बना सकता है, और हम देखते हैं हिराकू सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने टेबल के ऊपर रख देता है और कड़ी बनाने की तैयारी शुरू करने लग जाता है। पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे सिर्फ लिया होती है, तो ये पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे है। लिया
इसे बताती है कि दरअसल लू और टिया यहाँ पे किसी पावरफुल मैजिकल प्रोटेक्शन तालिस्मान को बनाने में बिजी है। इसके बाद लिया और हिराकू कड़ी को बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं धीरे धीरे करके इसकी जो स्मेल है वो बेहतर होती जा रही होती है। लिया कहती है इसकी स्मेल काफी अच्छी है। वहीं पे हम देखते हैं कूरो और उसकी वाइफ को, जो कि इन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ से स्मेल काफी अच्छी आ रही होती है। वही हमें दिखाया जाता है जो कड़ी है वो अब धीरे धीरे पकना शुरू हो चुकी होती है और उसकी स्मेल काफी अच्छी होती है। पर हिराकू कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि मैं नान भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे लिया कहती है कि वो क्या होता है। ये इसे कहता है कि नान सबसे बढ़िया चीज होती है कड़ी के साथ खाने के लिए। जिसके बाद ये कहने लग जाता है कि आखिरकार हमें कितने लोगों के लिए नान चाहिए। हिराकू फिर एक तवे को यहाँ पे गर्म कर लेता है और उसके ऊपर नान बनाने के लिए रख देता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे वो नान रेडी हो जाती है और कुछ ही देर के बाद ये सारे नान को रेडी कर देता है और साथ ही साथ इसकी कड़ी भी बनके रेडी हो जाती है। जिसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी लड़कियों को यहाँ पे एक एक करके ये नान देता है और साथ ही साथ कड़ी भी। जिसके बाद यहाँ पे हिराकू एक बाइट लेता है नान की कड़ी के साथ और कहता है ये खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस है, तुम सबको भी खाना शुरू कर देना चाहिए। और जब ये लोग इस चीज को खाते हैं तो ये इन्हें काफी अच्छा लगता है। ये लोग कहते हैं ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और हम देखते हैं ये सभी लड़कियां कड़ी को खत्म करके और ज्यादा कड़ी लेने के लिए लग जाती है। पर यहाँ पे हिराकू कहता है कि मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना अगर तुम्हें थोड़ा मिर्चीदार लगे तो। पर ये लड़कियां इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। वो सारी कड़ी को खा जाती है क्योंकि वो इन्हें काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है। हम फिर देखते हैं धीरे धीरे करके यहाँ पे ठंडी आ जाती है और हिराकू काफी सारी लकड़ियों को यहाँ पे बेसमेंट पे इकट्ठा कर लेता है ताकि वो विंटर में इनके काम आ सके। साथ ही साथ यहाँ पे हिराकू यहाँ पे ज़बूतों का आलू देता है ताकि वो इनके लिए ठंडियों के कपड़े, गद्दे और ये सारी चीजें बना सके। हिराकू को काफी अच्छा लगता है। पर तभी यहाँ पे हिराकू देखता है लू और टिया को, जो कि यहाँ पे मीट को गर्म करके एक जगह रख रहे होते हैं ताकि वो इसे स्टोर कर सके ठंडियों के लिए और ये ठंडियों में उसे खा सके। हिराकू फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स को अलग अलग लकड़ियों के बॉक्स में डाल देता है ताकि वो इन्हें फ्रोजन करके ठंडियों तक बचा सके और ठंडियों में इन सब्जियों की मजे ले सके। दरअसल ये इन बॉक्स के अंदर वेजिटेबल्स को रख के प्लास्टिक की लेयर चढ़ा के उसके ऊपर बर्फ रख देगा ताकि वो फ्रेश रहे। वहीं पे हम देखते हैं लू और टिया को, जो कि यहाँ पे मीट को गर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें देख के हिराकू भी मैजिक करने का फैसला करता है पर वो चीज उससे होती नहीं है। लू फिर इसे बताते कि मैजिक सीखना इतना आसान नहीं होता, पर अगर तुम ट्राई करो तो तुम उसे सीख सकते हो। तो ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। पर हिराकू कहता है कि मैंने काफी ट्राई करने की कोशिश की, मैंने दूसरों की मैजिक को कॉपी किया पर फिर भी मैं मैजिक नहीं कर पाया। सचमुच तुम लोग काफी ज्यादा अमेजिंग हो। पर लू कहती कि हम सब में से तुम सबसे ज्यादा अमेजिंग हो क्योंकि तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, साथ ही साथ तुम काफी अलग अलग चीजें भी कर सकते हो। हम फिर देखते हैं यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है और ठंडी पूरी तरह आ जाती है और इसी वजह से हिराकू बर्फ की चादर को वेजिटेबल्स के ऊपर डाल देता है ताकि वो एकदम फ्रेश रहे। जिसके बाद हम देखते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज बनाता है जैसे कि ओथेलो, चेस और वगैरह वगैरह गेम, जो कि इन्हें एंटरटेन कर सके इंडोर गेम्स के तौर पर। ये फिर इन सबको बताता है कि आखिरकार ये सब इन गेम्स को कैसे खेल सकते हैं, जिसे देख के यहाँ पे टिया और लू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। पर टिया से बार बार हार जाने के बाद यहाँ पे लू उस गेम को पलट देती है। पर टिया कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं अपनी मैजिक का यूज करके ये जैसा गेम था वैसा बना दूंगी। हिराकू फिर लिया को देखता है जो कि अपने एक साथी के साथ यहाँ पे ओथेलो खेल रही होती है। तो यहाँ पे कूरो एक जगह उसे उस बटन को रखने के लिए कहता है जिस वजह से यहाँ पे लिया उस गेम को जीत जाती है। ये देख के हिराकू को समझ में आ जाता है कूरो और उसकी वाइफ काफी ज्यादा समझदार है नॉर्मल एनिमल से। तब यहाँ पे लू कहती है कि वो कूरो के साथ एक गेम खेलना चाहती है। यहाँ पे हिराकू से मना करता है कि उसके साथ गेम मत खेलो, तुम हार जाओगी। पर ये इसकी बात नहीं सुनती और उसके बाद वो इसे हार जाती है, जिसके बाद वो उसे उदास भी हो जाती है। यहाँ पे हिराकू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था। जिसके बाद यहाँ पे ये लू का रिवेंज लेने के लिए इसके साथ गेम खेलने लग जाता है। पर यहाँ पे कूरो इसे दोबारा से हरा देता है, जिस वजह से इसे भी काफी बुरा लगता है और ये दोनों ही सदमे में चली जाती है। हिराकू फिर यहाँ पे बोलिंग का गेम बनाता है जिसे खेल के इन सबको काफी ज्यादा मजा आता है। साथ ही साथ अब धीरे धीरे ठंड बीच में बढ़ते जाती है तो ये लोग वेजिटेबल्स को निकाल के उन्हें खाने लग जाते हैं। ये लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स का हॉट पॉट बनाते हैं जो कि डिलीशियस लगता है खाने में और ये लोग जब उसे खाते हैं तो वो काफी ज्यादा डिलीशियस होता है और इन्हें काफी अच्छा लगता है इसे खा के। और ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और हम देखते हैं जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और स्प्रिंग आ जाती है और इसे देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है। हिराकू को स्प्रिंग का मौसम काफी
काफी अच्छा लगता है। तब यहाँ पे लू और टिया आ जाती है, जो कि इसे पूछते है कि आखिरकार आज हम क्या करने वाले हैं। हिराकू इसे बताता है कि ज़बूतो के उठने का टाइम हो चुका है, हम उसे कह के अपने लिए स्प्रिंग के कपड़े बनवाएंगे। पर तभी यहाँ पे ज़बूतो लकड़ी के उस टुकड़े को बचाते हुए इन्हें बताती है कि इनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। हिराकू इस आवाज को देख के समझ आता है कि वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है हमारे, और हम देखते हैं ये काफी बड़ा सा एक ड्रैगन होता है जो कि यहाँ पे आके चिल्लाता है। पर यहाँ पे टिया इन्हें बताती है ये एक वाइबन है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि काफी भयानक होता है और वो ग्रेट ट्री विलेज के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह यहाँ पे टिया अपने पावर की मदद से यहाँ पे उस हमले को रोक लेती है, पर यह हमला काफी भयानक होता है। तो यहाँ पे टिया और लू डिसाइड करते हैं वो इसके ऊपर हमला करेंगे, पर ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से यहाँ पे खेतों में आग भी लग जाती है। इन सबको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर हिराकू जब अपने खेत की ऐसी हालत देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आता है। ये फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये इस ड्रैगन को कैसे हराएगा। तभी इसका जो ऑलमाइटी टूल है वो एक वेपन का रूप ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो हिराकू है वो उस वेपन को उस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो ड्रैगन मारा जाता है और जमीन पे गिर जाता है। ये फिर उस जगह जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन गिरा था, तो इन्हें कंफर्म हो जाता है ये ड्रैगन मारा जा चुका है। हिराकू फिर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर जानबूझ के वाइबन से हमला करवाया है। पर ये लोग कहते हैं कि अगर वाइबन को कोई कंट्रोल कर रहा होगा तो वो पास ही से हमारे ऊपर हमला करवाएगा, पर आसपास तो कोई नहीं है, इसका मतलब इस वाइबन ने हमारे पर खुद से हमला किया है। तो हिराकू कहता है इसे हम खा सकते हैं क्या? ये लोग कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं हिराकू जो है वो यहाँ पे मीट को पकाने लग जाता है और कुछ ही देर में ये वाइबन के मीट की सभी के लिए डिश बना देता है, जो कि देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जब ये इसे खाते हैं तो ये काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। वहीं पे हमें डेमोनिक किंगडम डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि उसने एक ही हमले से उस ड्रैगन को मार गिराया। ये सब यहाँ पे डीमन लॉर्ड के जनरल्स होते हैं। पहले आदमी का नाम होता है बेजल, दूसरे का नाम होता है रैंडन, जो कि कहता है कि हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। और साथ ही साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम ग्रेट्स होता है, जो कि कहता है कि ये सच बोल रहा है। पर यहाँ पे बेजल इन सबको समझाता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हम उनके ऊपर अभी इतनी जल्दी हमला नहीं कर सकते। वहीं पे हमें दिखाया जाता है गेट कीपर ड्रैगन्स के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर वो हमला मुझे लगता तो क्या होता। वो आदमी इसे बताता है कि उन लोगों के खिलाफ जाना बेवकूफी होगी, वो हद से ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें कुछ दिन बाद हिराकू को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेव की फसलों को देख रहा होता है, जो कि पूरी तरह बन चुके होते हैं। तो ये कहता है अब समय आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ये एल्फ के यहाँ पे जाता है और कहता है कि मुझे वाइन बनानी है, जो सुन के ये सब लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हिराकू फिर इन्हें बताता है कि आखिरकार हम वाइन कैसे बना सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी वाइन्स को एक जगह रख देते हैं और उस वाइन की मशीन को भी तैयार कर लेते हैं, जिससे ये लोग वाइन बना सकते हैं। अब इन सबको सिर्फ इस ग्रेप्स के ऊपर चलना है ताकि इस ग्रेप्स का जूस निकाल सके। पर यहाँ पे टिया जब ग्रेप्स के ऊपर चल रही होती है तो यहाँ पे वो फिसल जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्लिपरी होता है। तो यहाँ पे लिया उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है। लिया फिर इसे कहती है कि मैं जल्दी कर रही थी, इसी वजह से तुम फिसल गई। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे दो एल्फे ने बताते हैं कि आखिरकार हम गाना क्यों नहीं गाते, इससे हमारा काम में ध्यान लगेगा और हम काम भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये लोग शाम तक यहाँ पे काफी सारे बैरल्स को ग्रेप जूस से भर देते हैं, जो देख के यहाँ पे हिराकू काफी खुश होता है। वही हम गॉड को देखते हैं जो कि कहते हैं कि तुमने देखा वो कितना ज्यादा खुश है, उसे अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती जो भी मैंने किया, क्योंकि वो काफी खुश मिजाज इंसान था। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती। पहले तो आपने गलती से इनोसेंट इंसान को पनिश कर दिया, जिसके बाद आपने उस इंसान को बचाने की भी कोशिश की और उसे रिकानेट कर दिया। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा आपने उसे वो स्पीयर दे दिया। वो स्पीयर एक होली वेपन की रेप्लिका थी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो किसी को भी हरा सकता है। आपने मुझे बिना बताए उसे वो वेपन दे दिया। आपको पता भी वो वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर उसने केयरलेसली उस वेपन को यूज किया तो वो मारा भी जा सकता है। तो गॉड इसे कहते हैं कि मैंने उसे होली बॉडी दे रखा है, जिससे उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये कहती है कि आप क्या मेरे मजाक उड़ाना चाहते हो। गॉड फिर अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाते हैं। वहीं पे हमें ज़बूतो को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी के हिस्से को बचा के बता रही होती है कि इनके विलेज के आसपास कोई आ रहा है। तो यहाँ पे हिराकू अपने वेपन को लेके जंगल के वहाँ पे चले जाता है, पर तब तक यहाँ पे क्यूर और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया होता है। और जब ये इसे देखता है तो इसे लगता है इसने पहले भी इसे कहीं देख रखा है। उतने में यहाँ पे लियो आती है जो कि इसे बताती है कि ये इसकी छोटी बहन है। इस लड़की का नाम फ्लोरा होता है। ये फिर इन्हें बताती है कि दरअसल वो लू को यहाँ पे ढूंढती हुई आई थी ताकि वो इसे बता सके कि टिया इसके पीछे पड़ी हुई है। पर उतने में यहाँ पे टिया आ जाती है तो ये उसके बारे में ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कह पाती। फ्लोरा फिर लू से पूछती है कि आखिरकार वो आदमी कौन है। लू इसे बताती है कि दरअसल वो इसका हस्बैंड है और ये इसे
इसे यहाँ पे रुकने के लिए कहती है, पर फ्लोरा को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि हिराकू इसका हस्बैंड है। तो यहाँ पे लू इसे कहती है कि जो इन फेरोवुल्फ है उन सभी का ये मास्टर है। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे फ्लोरा नीचे झुक जाती है और इससे इसके रूडनेस के लिए माफी मांगती है। हिराकू इसे माफ कर देता है। ये फिर कुरो को कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम वुल्फ होंगे, मुझे लगा करता था कि तुम डॉगीज हो। तो यहाँ पे ये इसे दिखाता है कि यहाँ पे अपने मुंह से आग भी फेंक सकता है। ये देख के हिराकू इसकी तारीफ भी करता है, जिसके बाद हम देखते हैं हिराकू यहाँ पे फ्लोरा को एक अच्छी डिश बना के देता है जिसे खा के उसे काफी अच्छा लगता है। वो कहती है ये सभी डिश काफी ज्यादा फैंटास्टिक है, मुझे काफी अच्छा लगा। पर तभी ये पूछती है कि आखिरकार ये चीज क्या है जो सफेद सी है। तो हिराकू इसे बताता है कि दरअसल ये मिसो सूप है, पर यहाँ पे काफी सारी चीज है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे कि सोया सॉस अगर इसके साथ डाल के खाया जाए तो वो काफी अच्छा लगता है। हिराकू फिर इसे बताता है कि दरअसल मिसो और सोया सॉस जो है वो फर्मेंटेड सोया बीन से बनते हैं। जिसके बाद हिराकू इसे बताता है कि आखिरकार कौन सी चीजों से ये क्या क्या बना सकती है। ये इसे प्रॉपरली समझाता है कि आखिरकार ये किन किन चीजों से क्या क्या बना सकती है और दूध से क्या क्या बन सकता है। तो ये कहती है कि मुझे फाइनली एक नया सब्जेक्ट मिल गया रिसर्च करने के लिए। ये फिर इन सबको कहती है ये दोबारा से यहाँ पे आएगी मिसो सूप और सोया सॉस को बनाने के लिए। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्लोर अपने साथ कुछ मेड्स को लाई होती है और साथ ही साथ कुछ काउस को भी, ताकि वो इनसे दूध निकाल सके। हमें फिर यहाँ पे एक मेड को दिखा जाता है जिसका नाम एना होता है। वो कहती है कि वो इन सभी मेड्स की रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे हिराकू कहता है कि तुम्हें फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं हम ऐसी ही बात करते हैं। और जब यहाँ पे हिराकू इन भैंसों को देखता है तो इन्हें देख के ये काफी खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ, अब हम बटर और चीज को बना सकते हैं। और वही पे टिया को एहसास होता है कि एंजल की यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे ये हिराकू को कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। हिराकू कहता है कि ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद ये अपने साथ अपने 3 साथियों को ले आती है जो कि एंजल होते हैं और ये वॉरियर्स होते हैं। और इनकी लीडर का नाम होता है ग्रैंड मारिया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती है। साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पे लिजार्ड भी आए होते हैं और इनका लीडर होता है डाका, जो कि इनका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये लोग अपने साथ यहाँ पे चिकन्स को भी लाए होते हैं, जिससे ये लोग काफी सारे एग्स को भी खा सकते हैं। ये देख के हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है। ये फिर ऐसे कहता है ये सब यहाँ पे रह सकते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एनी और उसके जितने भी साथी होते हैं वो यहाँ पे घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं और ये काफी अच्छे से साफ सफाई कर रहे होते हैं। इसी के साथ हिराकू इन सबको बताता है कि आखिरकार ये लोग जापानीज खाना कैसे बना सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एनी इसके लिए कुछ बनाती है और वो उसके लिए यहाँ पे सर्व भी कर देती है। पर जब हिराकू उस खाने को देखता है तो ये कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, पर वो उसके मुंह पे नहीं कह पाता, जिसकी वजह से वो उसे खाना पड़ता है। वही हमें ग्रैंड मारिया और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पे टिया ने पूरे विलेज की रखवाली करने का जिम्मा दिया होता है। वही डाका और उसके साथियों को यहाँ पे विलेज के हैवी काम को दे दिए जाते हैं। पर यहाँ पे हिराकू सोचता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के काफी सारे लोग हैं, पर इंसान की काफी कमी है यहाँ पे। तब यहाँ पे लिया आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि मुझे काफी सारे एल्फ मिले हैं जो कि फॉरेस्ट में घूम रहे थे। हिराकू फिर यहाँ पे लिया से पूछता है क्या तुम्हारे विलेज में कोई आदमी नहीं है क्या। ये से बताती है कि दरअसल जितने भी आदमी थे उनमें सब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं है, इसी वजह से हमारी रेस हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। पर चिंता मत करो, हम जल्दी ही आदमियों को बनाना शुरू कर देंगे। हिराकू इस चीज के लिए इन सबको बेस्ट ऑफ लक करता है, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है। हिराकू फिर एक दिन सभी को यहाँ पे हॉल के यहाँ पे बुलाता है। तो सब लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने इन सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। हिराकू इन सबको बताता है कि पहले एक छोटा सा हट हुआ करता था, पर ये जगह अब एक बड़ी विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी वजह से इस विलेज का मैं एक नाम रखना चाहता हूँ। टिया कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमें कौन सा नाम रखना चाहिए। तभी यहाँ पे ज़बू तो हिराकू को बाहर जाके देखने के लिए कहती है। हिराकू जब बाहर जाके देखता है तो उसके सामने ग्रेट ट्री होता है। इसे देख के इस विलेज का नाम ये ग्रेट ट्री विलेज रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रात को ये लोग बॉनफायर जलाते हैं ताकि वो इस चीज को एंजॉय कर सके। साथ ही साथ हिराकू इन सभी के लिए यहाँ पे पार्टी रखता है। वो कहता है कि आज से इस विलेज का नाम ग्रेट ट्री विलेज है और अब तुम सब इस पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। साथ ही साथ ये सब यहाँ पे हिराकू को इस विलेज का मेयर बना देती है। और हिराकू इन सबको कहता है कि इस चीज के बारे में हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर सोचना चाहिए। पर यहाँ पे लू से कहती है कि सबने मिलकर ही तुम्हें मेयर बनाने का डिसीजन किया है, तो इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ टिया भी इसका इसमें साथ देती है। जिसके बाद हिराकू यहाँ का मेयर बन जाता है और हम देखते हैं ये लोग इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। पर तभी यहाँ पे टिया देखती है जो यहाँ पे हिराकू है वो अकेले बैठा होता है। तो यहाँ पे टिया उसे अपने पास बुलाती है। हिराकू उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। ये से कहती है कि आखिरकार तुम अकेले क्यों बैठे हो। हिराकू इसे कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि इससे पहले मैं कैसा था, ये सारी चीजें मेरे लिए एक सपने जैसी है। तो ये कहती कि हम सब यहाँ पे रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, तो तुम्हें भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हिराकू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा।
एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि यहाँ पे वेजिटेबल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे हिराको बता रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग बढ़ गए हैं सर्दियों से गर्मियों के बीच में, पर मेरा काम बिल्कुल नहीं बदला। तभी यहाँ पे ग्रैंड मारिया आ जाती है जो कि कहती है कोई मैसेंजर आया है डेमोनिक किंगडम के यहाँ से ही, और हम देखते हैं ये बेजाइल होता है। बेजाइल इन सबको कहता है कि मैं यहाँ पे मेयर से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे मेयर से मिला सकती हो? तो यहाँ पे हिराको कहता है कि मैं इस विलेज का मेयर हूँ। बेजाइल फिर हिराको को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथी बन जाइए, साथ ही साथ मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे होली वाटर होता है जिससे आप अपने घाव को या फिर कहीं पे भी आपको चोट लगी है वो ठीक कर सकते हो। ये देख के यहाँ पे लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में भी बात करने के लिए आया हूँ। इसकी ये बात सुन के हिराको को लगता है कि वो उससे टैक्स मांग रहा है जैसे कि हिराको उसकी जमीन पे रह रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे डीमन लॉर्ड को उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ताकि वो उससे खुश हो जाए। यहाँ पे फिर ये सोचता है कि इसे टिया और लू के हवाले कर दे, और वो सोचता है इसे खुद हैंडल करेगा। तो ये कहता है कि मैं अपने खेती का तुम्हें 10% देना चाहूंगा हर साल। ये कहता है कि आप सचमुच यही करना चाहते हो? ये कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा ना? ये कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, तो मैं आगे की जितनी भी चीजें है वो मैं प्रोसीड कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराको फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है जिसके मुताबिक ये अपने हार्वेस्ट का करीब 10% देगा इन्हें। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहता है कि मेरे जाने के वक्त हो गया और ये यहाँ से चले जाता है। इसके जाने के बाद हिराको कहता है कि होपफुली मैंने उसे अच्छे से हैंडल किया होगा। तो यहाँ पे लोग कहती है कि अब हम उन्हें अब टैक्स पे कर रहे हैं तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हिराको इससे पूछता है ऐसा क्यों? ये इसे बताते कि हम उनके प्रोटेक्शन के अंडर में क्योंकि हम उन्हें टैक्स पे कर रहे हैं, पर नॉर्मली जो टैक्स दिया जाता है वो 50 to 60 दिया जाता है। तुमने 10% दे के हमारा काफी ज्यादा फायदा करवाया है। यहाँ पे लिया भी कहती है कि हाँ हम अब उनके प्रोटेक्शन में, वो भी काफी कम दाम में। यहाँ पे लू फिर कहती कि साथ ही साथ उसने हमें ऑलमाइटी मेडिसिन भी दिया है जिससे हम किसी भी इंजरी को ठीक कर सकते हैं। वहीं पे हमें डीमन किंग कैसल के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे हम उन्हीं तीनों को देखते हैं और साथ ही साथ बेजाइल को, जहाँ पे इसका साथी रेंडन कहता है कि इस चीज से साबित हो गया कि उनके कुछ अलग ही मोटिव है। तो यहाँ पे बेजाइल कहता है कि उनके कंडीशंस को मानने के अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ताकतवर सेज लूलूसी थी और साथ ही साथ सबसे ताकतवर एंजल टिया, और उसी के साथ वहाँ पे एल्फ की पूरी प्रजाति थी। वहाँ इनफेरो वुल्फ भी थे जो कि काफी खतरनाक होते हैं, पर इसके बावजूद कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है उसने कहा कि वो डीमन लॉर्ड आर्मी के प्रोटेक्शन के अंदर आना चाहता है। तभी इसका साथी कहता है कि ये तुम्हें उन लोगों ने कैसा गिफ्ट दिया है, और जब ये इस बॉक्स को खोलता है तो ये एप्पल्स होती है जो कि खाने में काफी डिलीशियस होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एक कपड़ा भी होता है जिसे देख के यहाँ पे बेज़ल हैरान हो जाता है। इसे देख के ये समझ आता है ये एक भयानक स्पाइडर ने बनाया जो कि एक बार डीमन लॉर्ड से लड़ चुकी है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराको को जहाँ पे कोई इससे मिलने के लिए आया होता है, और ये एक ड्रैगन होता है। इसका नाम होता है ड्रायम जिसे हम पहले देख चुके हैं, और उसी के साथ उसका सर्वेंट भी होता है जिसका नाम होता है गुची। वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए हैं, और ये एक स्वॉर्ड होती है जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है। हिराको फिर इन्हें कहता है कि आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे लिए प्रेजेंट लाए, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं? गुची इन्हें बताता है कि दरअसल हम ये गिफ्ट इसलिए लाए हैं ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे। हमारा जो कैसल है वो इस एरिया के साउथ साइड में पड़ता है। वैसे तो इस विलेज और हमारे कैसल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, पर फिर भी हम नेबर्स है, तो इसी वजह से हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हिराको इस चीज के लिए इनका शुक्रिया करता है। ये फिर कहता है कि वैसे तो मैं आप दोनों को अंदर बुलाना चाहता हूँ, पर जो आपके मास्टर की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मास्टर मेरे घर में फिट हो पाएंगे। तो यहाँ पे गुची अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर क्या आप अपने आप को छोटा कर सकते हो? और हम देखते हैं इसका जो मास्टर है वो एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये फिर अपना नाम दोबारा से बताता है और इसका शुक्रिया करता है इन्हें अंदर बुलाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे टाइम होता है वो यहाँ पे जैसे अल्कोहल पीता है वो एकदम पागल जैसी हरकत करने लग जाता है। तो यहाँ पे गुची कहता है कि इससे पहले वो बुरा मान जाए हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, ये लोग काफी अच्छे हैं, वो हमें गेस्ट के तौर पर ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ड्रायम और गुची यहाँ से चले जाते हैं कुछ सामान को लेकर। हिराको फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि हमारे यहाँ पे काफी गेस्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे किसी को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे एल्फ से बात करता है और यहाँ पे लिया को बताता है कि मैं एक ऐसा हाउस बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारे गेस्ट रुक सके। ये ऐसे कहती है हमें एक बड़ा हाउस बनाना चाहिए जहाँ पे करीब 30 लोग फिट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिया और उसके साथी इस घर का काम शुरू कर देते हैं। हिराको फिर ग्रैंड मारिया और उसके साथियों को बताता है कि आखिरकार उन्हें नए गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उन्हें यहाँ पे डराने की जगह उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे विलेज में लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके। साथ ही साथ यहाँ पे ज़बूतों के लिए इन्होंने एक बेल बनाई होती है जो कि गेस्ट का सिग्नल होता है, और उसी के साथ यहाँ पे ये कुछ लोगों के साथ लोगों का वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ा रहेगा। हिराको फिर फ्लोरा के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे विजिटर्स आए तो तुम उन्हें दिन भर देखो और उन्हें ऑब्जर्व करो कि आखिरकार वो कैसी है।
ये कहती कि ठीक है। इसके बाद इसे एक बात पता चलती है कि फ्लोरा और लू के वैम्पायर होने की वजह से वो काफी सारे दिन बिना सोए निकाल सकते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं वो। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डेमी ह्यूमंस होते हैं। इनके लीडर का नाम गुल्फ होता है जो कि इन्हें बताता है कि दरअसल वो इस माउंटेन होलिंग विलेज की वहां से आए हैं। लू फिर इन्हें कहती कि तुम सबका ग्रेट ट्री विलेज में स्वागत है और तुम सबको अब हम गेस्ट हाउस में ले जाएंगे ताकि तुम आराम कर सको, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब इतने ही हो? ये कहता है कि हाँ हम सब इतने ही है। तो लू कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसका मतलब जितने भी पेड़ के पीछे छुपे हुए लोग हैं उन सबको मैं एनिमी की तरह ट्रीट कर सकती हूँ ना। हम फिर देखते हैं इनके कुछ साथी इन्हें चुपके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिन्हें कुरो और उसके साथियों ने पकड़ लिया होता है। गुल्फ फिर इस चीज के लिए इनसे माफी मांगता है और कहता है कि हम आपको बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप लोग अच्छे हो कि नहीं। तो लू कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मुझे फॉलो करो। और हम देखते हैं ये लोग गेस्ट हाउस में आ जाते हैं जहाँ पे इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और गुल्फ और उसके साथियों को काफी अच्छा लग रहा होता है। पर यहाँ पे टिया और कुछ लड़कियां मिलके इन सबको एक रूम में कैद कर देती है। तो हिराकू पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो? यहाँ टिया इसे बताती कि जितने भी लोग अब तक हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए आए हैं वो हमारे लिए कुछ न कुछ तोहफा लाए हैं। उन्हें देख के तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे यहाँ पे दोस्त बनने के लिए आए हैं। उन्होंने नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं किया, ना ही उन लोगों ने हमारे लिए गिफ्ट लाए। इसका मतलब वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो लू कहती है कि वो लोग हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए, इसका मतलब हमें उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराकू कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर टिया कहती है ये सब तुम हम पे छोड़ दो। हिराकू फिर देखता है यहाँ पे जो नीना होती है वो नॉर्मल खाना बना के इनको दे रही होती है। तो यहाँ पे ये इसे पूछता है कि तुमने जो ड्राइम के लिए खाना बनाया था क्या तुम इन्हें ये नहीं दे सकती हो? ये कहती है कि वो लोग हमारे लिए तोहफा नहीं लाए और उनकी ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करने वाले, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिराकू कहता है कि कम से कम तुम उन्हें कुछ वाइन तो ऑफर कर सकती हो। ये इस चीज के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब इस खाने को एंजॉय करने लग जाते हैं, पर हिराकू को इनके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। तो लू कहती है हमने उन्हें सिर्फ इसलिए वाइन ऑफर किया है ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिरकार उनका असली गोल क्या है। हिराकू फिर यहाँ पे गुल्फ से बात करते हुए कहता है मुझे माफ करना, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार होलिंग विलेज कैसा है? ये इसे बताता है कि होलिंग विलेज करीब 500 साल से एक स्टैब्लिश विलेज है जहाँ पे ज्यादातर लोग डैमी ह्यूमंस है जो कि हंटिंग और माइनिंग करके अपना गुजारा निकालते हैं। नॉर्मली हम ह्यूमंस के साथ ट्रेड करके अपना गुजारा चलाते थे, पर कुछ दिन पहले ह्यूमंस ने हमारे साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। तो इसी वजह से हम किसी और को ढूंढने लगे ताकि वो हमारे साथ ट्रेड कर सके और हमारा गुजारा चल सके। तभी हमें किसी ने ग्रेट ट्री विलेज के बारे में बताया कि यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती है और वो लोग अच्छे से लोगों का स्वागत करते हैं। इसके बाद टिया इनसे पूछते है तो फिर तुम हमें चुपके से क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पे ये बताता है कि दरअसल हमें यहाँ पे सावधानी से रहना पड़ता है क्योंकि अगर हम सबको कुछ हो गया तो कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इस बारे में यहाँ पे विलेजर्स को बता सके। हिराकू को फिर कंफर्म हो जाता है कि ये सब यहाँ पे सिर्फ रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं ताकि वो हमसे ट्रेड कर सके। गोल्फरे ने बताता है कि नॉर्मली तो मैं दोनों ही विलेज में एक मार्केट खोलना चाहता था, पर अगर सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इस विलेज तक आने के जो रास्ते है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी वजह से हम बार बार यहाँ पे नहीं आ सकते। इसकी ये बात सुन के हिराकू सोचता है कि वो यहाँ पे कुरो और उसके साथियों की मदद लेगा ताकि यहाँ पे वो इसकी विलेज तक पहुंच सके। हिराकू फिर इससे पूछता है कि हमारे फर्स्ट ट्रेड के दौरान तुम क्या ट्रेड करना चाहते हो? ये कहता है कि हमारे पास काफी अच्छी चीजें जैसे कि ओर माइन जहाँ पे सिल्वर के बर्तन और काफी सारी चीजें आपको मिल सकती है। हिराकू को इसका ऑफर पसंद आता है तो उसे कहता है कि हम तुम्हारे विलेज के यहाँ पे फूड ऑफ कॉप्स को ले आएंगे ताकि हम तुम्हारे साथ ट्रेड कर सके। और यहाँ पे गुल्फ जाने से पहले हिराकू को बताता है अगर सच कहूँ तो लास्ट नाइट तक मुझे पता ही नहीं था कि लोग एक दूसरे को विजिट करने के टाइम यहाँ पे गिफ्ट लाते हैं। हमारे विलेज में ऐसा कस्टम ही नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो हिराकू कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही तुम्हारे विलेज के यहाँ पे आ जाएंगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग काफी सारी चीजों को ट्रेड करने के लिए ले जाते हैं और इस चीज में यहाँ पे ड्राइम इनकी मदद कर रहा होता है ताकि वो इस विलेज तक पहुंच सके। इसके बदले में यहाँ पे हिराकू इसे वाइन दे रहा होता है। ये सब फिर उस विलेज की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो उनके साथ ट्रेड कर सके। वहीं पे हमें दिखाया जाए तो होलिंग विलेज के लोगों को जो कि सोच रहे होते हैं कि लगता है वो अब आएंगे नहीं, पर तभी ये लोग ड्राइम को देखते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे टिया बैठी होती है, जिसे देख के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग फिर वापस आ जाते हैं जहाँ पे हिराकू इन सबकी तारीफ करता है। यहाँ पे टिया इसे बताते हैं कि हमने काफी सारी चीज एक्सचेंज कर ली, उसी के साथ हमने वाइन भी एक्सचेंज कर लिया जो कि उन्हें काफी पसंद आया था। तो ड्राइम कहता है कि इन लोगों ने मेरा वाइन भी बेच दिया, अब मैं क्या पीऊंगा? तो हिराकू कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को एक अच्छी से वाइन पिलाऊंगा। इस चीज से यहाँ पे ड्राइम खुश हो जाता है। या फिर इसे बताते हैं कि दरअसल होलिंग विलेज की यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो हिराकू कहता है कि ठीक है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो टिया इसे बताते हैं कि करीब वो लोग 20 लोग हैं जो कि यहाँ पे रहना चाहते हैं और सभी के सभी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हिराकू कहता है कि ठीक है वो सब यहाँ पे रह सकते हैं, पर मेरी एक कंडीशन है, उन लोगों को यहाँ पे 2 यंग मैन को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। हम फिर देखते कुछ दिन के बाद वो सारी लड़कियां यहाँ पे आ जाती है और इन्हीं में से एक लड़की कहती कि मेरा नाम सीना है और आप हमारे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। तो हिराकू कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो, मुझे पता है तुम काफी सारी चीजों से गुजरी हुई हो, पर क्या तुम सब मुझे बता सकते हो कि जिन यंग मैन के बारे में मैंने बात की थी वो लोग कहाँ पे है? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ वो मेरे पीछे ही है, और हम देखते हैं ये तीनों के तीनों बच्चे होते हैं, जिन्हें देख के यहाँ पे हिराको शौक में चली जाता है। और यहाँ पे सीना कहती कि जैसा आपने कहा था हम यंग मैन को अपने साथ लाए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सेना और उसके साथी यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे हिराको इसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम लामोलिया से मांग सकते हो, वो यहाँ की हाउसिंग मैनेजर है। दरअसल बाहर इन सभी लड़कियों को काफी हॉरिबली ट्रीट किया जाता था, इसी वजह से वहाँ पे ये रह नहीं पाती थी, पर जब से यहाँ पे आई है ये कंफर्टेबली यहाँ पे रह रही है। फिर एक दिन हिराको देखता है कि वो बच्चा जब खेल रहा होता है तो गिरने लग जाता है, पर सेरा उसे अपने मैजिक से बचा लेती है। तो यहाँ पे हिराको कहता है क्या इस विलेज में मैं अकेला ही हूँ जो मैजिक यूज नहीं कर सकता? ये फिर मेड्स के वहाँ चले जाता है ये देखने के लिए वो मैजिक यूज कर सकती है कि नहीं, पर इसे पता चलता है कि लिजार्ड और मेड्स यहाँ पे मैजिक यूज कर सकती है, साथ ही साथ इसके जो पाले हुए पेट्स है वो भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। ये देख के इसे काफी बुरा लगता है, और सेना इसे संभालती है और कहती है कि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आप अकेले नहीं हो जो कि इस विलेज में मैजिक नहीं कर सकते हो, ये बच्चे भी है। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। हिराको फिर सोचता है कि इम्पॉसिबल चीज करने का कोई फायदा नहीं है, वो उस पर ध्यान देगा जो वो कर सकता है। तभी यहाँ पे ग्रैंड मारिया आ जाती है जो कि इसे बताती है कि ग्रैंपल बेयर और ब्लडी वाइपर के बीच में नॉर्थ साइड में लड़ाई हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे आसपास भूकंप आ रहे हैं और आसपास का एरिया तबाह भी हो रहा है। ये कहता है कि मुझे उनके पास ले जाओ, और ग्रैंड मारिया हवा में उड़ाते हुए इसे उनके पास ले जाती है, जहाँ पे ये देखता है ये दोनों काफी बड़े होते हैं और साथ ही साथ ताकतवर भी होते हैं, पर इसके बावजूद ये ताकतवर है। हिराको कहता है कि मुझे नीचे ले जाओ, उन दोनों को मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, और हम देखते हैं हिराको ऑलमाइटी टूल का यूज करके इन दोनों को मार गिराता है। ये लोग फिर इन दोनों की बॉडी को विलेज की यहाँ पे ले आते हैं, जहाँ पे हिराको कहता है कि इन दोनों की बॉडी कितनी ज्यादा बड़ी है। तब यहाँ पे नीना इससे पूछते है कि आखिरकार वो किस तरह का प्लान कर रहा है, वो यहाँ पे क्या बनाने वाला है इसका। हिराको फिर यहाँ पे वो चीज बनाने लग जाता है, जहाँ पे ये हर्ब्स और काफी सारी अलग अलग स्पाइसेस को ऐड करता है, जिससे ये काफी डिलीशियस चीज बनाता है जो खा के सभी को काफी अच्छा लगता है। ये फिर जो ब्लडी वाइपर है उसकी मीट को फ्राई कर देता है, जिसे खा के इन्हें काफी बढ़िया लगता है क्योंकि ये चिकन जैसा टेस्ट कर रहा होता है। हिराको फिर फ्लोरा के लैब के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वो फ्लोरा को कहता है कि दरअसल मुझे एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड चाहिए जिससे मैं मीट के किसी भी जम्स को मार सकूं। तो यहाँ पे फ्लोरा से पूछती है कि आखिरकार वो इसे किस लिए चाहिए। ये इसे बताता है दरअसल वो उसे एक नए रेसिपी के लिए चाहिए जो कि ये ट्राई करना चाहता है। ये कहता है कि मुझे एक ऐसा मेडिसिन चाहिए जिससे मैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकूं, वो करने से ना ही हमारा पेट दर्द होगा उस मीट को खाने से, ना ही हम बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरा इसे कहती है तुम ये लिक्विड को यूज कर सकते हो, इससे ये जितने भी जर्म्स है उन सबको मार देगा। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार मिसो सूप की प्रोडक्शन कैसी चल रही है। ये इसे कहती है कि मैं दिन रात एक कर चुकी हूँ उसे बनाने के लिए, और इतने दिन तक ट्राई करने के बावजूद मैं वो ठीक से बना नहीं पा रही है, इसी वजह से मेरे लैब में काफी बार ब्लास्ट भी हो चुका है। हिराको इसे कहता है कि तुम्हें हार माननी नहीं चाहिए, हमें एक और बार इसे ट्राई करके देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हिराको चिकन के फार्म के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये इनके अंडे ले लेता है और साथ ही साथ कुछ ऑयल और दूध भी। ये फिर यहाँ पे कुछ बनाने लग जाता है, तो यहाँ पे फ्लोरा से पूछते वो क्या बना रहा है। ये इसे बताता है दरअसल ये मेयोनीज बना रहा है। यहाँ पे ये ऑयल डालता है, सॉल्ट डालता है, चीनी डालता है और यहाँ पे दूध डालता है, जिससे मेयोनीज तैयार हो जाती है। ये फिर कहता है कि चलो अब मीसो बनाते हैं। हिराको फिर यहाँ पे मीसो बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये सोयाबीन को वाटर में डाल देता है ताकि वो ठीक से उबल सके। इसके बाद ये उन्हें अच्छे से गूंद लेते हैं। ये फिर इन सबको एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं ताकि वो कुछ महीने के बाद ठीक से बन जाए। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके विलेज के यहाँ पे कोई विजिटर आया है, और हिराको जब उन लोगों से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है ये डाव्स होते हैं जिनकी लीडर का नाम डोनोवान होता है। यहाँ पे डोनोवान हिराको कहता है कि मैंने सुना है कि आपका विलेज काफी हाई क्वालिटी का अल्कोहल बना रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप वो अल्कोहल हमें थोड़ा सा दे सकते हो। पर यहाँ पे लड़कियां इन्हें मना कर देती है, वो कहती है हम यहाँ पे अल्कोहल फ्री में नहीं देते। डोनोवान इन सबको फिर कहता है कि मेरे पास अल्कोहल के साथ एक्सचेंज करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है, पर मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम ग्रेप्स के अलावा भी काफी सारी चीजों से अल्कोहल बना सकते हैं। इसकी ये बात सुन के सारी लड़के इस चीज के लिए मान जाती है। डोनोवान फिर टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें अल्कोहल बना के दिखाता है, तो हिराको को याद आता है कि इस चीज को तो उसने अपने क्लास में भी देखा था। जिसके बाद जब ये इस अल्कोहल को पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। हिराको फिर डाव्स के ज्वाइन होने पे इनके लिए वेलकम पार्टी रखता है, जिससे ये सब काफी खुश होती है। साथ ही साथ ये मेयोनीज के साथ काफी सारी चीजें खा रहे होते हैं, तो वो मेयोनीज उन्हें काफी पसंद आती है। यहाँ पे ड्राइम भी होता है जो कि काफी ज्यादा अल्कोहल पी रहा होता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वहीं पे हमें डोनोवान और हिराको को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिराको को वो शुक्रिया कर रहा होता है इनके लिए वेलकम पार्टी रखने के लिए। तभी हिराको इससे पूछता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की तुम्हारी टाइप की है क्या। तो यहाँ पे ये से बताता है कि दरअसल उसे बीएड वाली लड़की काफी ज्यादा पसंद है, पर यहाँ पे ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हिराको देखता है कि एक ड्रैगन इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे हिराको अपना वेपन निकाल देता है, पर तभी
तभी यहाँ पे ड्राइम आ जाता है जो कि उस ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। उतने में यहाँ पे एक और ड्रैगन आ जाता है जो कि काफी ताकतवर लग रहा होता है। तो हिराको उसकी तरफ अपना वेपन फेंक देता है, पर वो वेपन उस ड्रैगन को छू के निकल जाता है। इस वजह से उस ड्रैगन की जान बच जाती है। पर इससे पहले यहाँ पे हिराको एक और बार उसके ऊपर हमला करता, तब यहाँ पे गुची आ जाता है जो कि कहता है कि रुक जाइए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गुची फिर हिराको को समझाता है कि दरअसल जो ड्राइम से लड़ रहे थे वो उसकी वाइफ और उसकी डॉटर थी। ड्राइम की बेटी का नाम होता है लस्टी मून और वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, और उसकी बीवी का नाम होता है ग्रैंड फॉल जो कि अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। हिराको फिर यहाँ पे ड्राइम से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। ड्राइम की डॉटर हिराको को बताती कि दरअसल हर टाइम डैड यहाँ पे चोरी छुपे कैसल से बाहर निकल जाते हैं, और वो भी हर रात को। इस वजह से मुझे और मेरी मॉम को मेरे डैड के ऊपर शक हो गया कि वो चोरी छुपे लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, और आज हमने उन्हें फॉलो करने का फैसला किया। पर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया, फिर ये लड़ाई हुई। फिर ये कहता है कि आखिरकार तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो, मैं सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा करने के लिए यहाँ पे आया करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ड्राइम की बीवी कहती है कि तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है कि जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही था। पर ड्राइम इसे कहता है कि आखिरकार तुम इस चीज के बारे में कैसे सोच सकती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी हिम्मत होगी कि मैं किसी के और के साथ अपना अफेयर चालू करूं। तो इसकी बीवी कहती कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हिराको फिर इन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर पहले हमला किया। और ड्राइम कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारी गलती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइम की वाइफ फिर उसे कहती है कि आप अगर हर दिन यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए नहीं आते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो कहता है आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हिराको इन्हें कहते हैं कि तुम सब ये जगह घूम सकते हो, और ये यहाँ से चली जाता है। इसके जाने के बाद ड्राइम अपनी वाइफ को समझाता है कि देख अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई हमसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। उसके हमले को मेरी मॉम भी झेल नहीं पाई, उन्हें उस हमले को अवॉइड करना पड़ा। तो उसकी मॉम कहती है वो तो अच्छा हुआ मेरी पुरानी दोस्त ने मेरी जान बचा ली, वरना उस वेपन की जितनी स्पीड थी मैं तुम लोगों के सामने बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाती, क्योंकि वो वेपन मुझे चीर के निकल जाता। ये फिर अपनी बेटी को कहती कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट जॉब है। ये कहते कि आखिरकार आप मुझसे क्या करवाना चाहती हो। इसकी मदर से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रखो और ये कंफर्म करो कि ये लोग हमारे खिलाफ कभी भी नहीं चाहे, वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लास्टी कहती कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं ये हिराको और लू से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ। हिराको इस चीज के लिए मान जाता है। लास्टी फिर कहती है कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ काम दीजिए। हिराको फिर इसे काम करने वाले कपड़े दे देता है। लास्टी फिर कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। पर यहाँ पे ये जब टमाटर को काट रही होती है वो गलती से इसकी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से फट जाता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पा रही होती है, इसी वजह से ये फिर बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। हिराको फिर टिया से बात करते हुए कहता है कि ड्राइम ने मुझे कहा था कि उसे काम पे लगाऊं, पर आखिरकार मैं उसे क्या काम दूं। उसके आने की वजह से यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एक ड्रैगन है। यहाँ पे टिया इसे बताती है कि ड्रैगन काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर विजडम भी होती है। इसकी ये बात सुन के हिराको लास्टी को यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा बनाने का काम दे देता है। फिर यहाँ पे एक दिन बेजल आ जाता है जो कि कुछ लेने के लिए यहाँ पे आया होता है। तो यहाँ पे इससे ये पूछती है कि आखिरकार आप यहाँ पे किस लिए आए हो। ये इसे कहता है कि मुझे वो ब्राइट फ्रूट चाहिए जो मैं पिछली बार लेके गया था। तो यहाँ पे ये इसे बताती है कि दरअसल वो फ्रूट अभी काफी कम चल रहे हैं, उसकी जगह हमारे पास स्ट्रॉबेरीज की काफी सारे स्टॉक है, आप वो ले जा सकते हैं। बेजल यहाँ पे डरते हुए कहता है कि ऐसी बातें तो फिर ठीक है, उसके मुझे 10 बॉक्स दे दीजिए। हिराको फिर इसे 10 बॉक्स दे देता है और ये इनका शुक्रिया करके यहाँ से चले जाता है। हमें फिर डीमन किंग कैसल के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ पे ये इसे बताता है कि अब वहाँ पे ड्रैगन भी आ चुके हैं। इसकी ये बात सुन के ग्लैड्स और यहाँ पे रैंडन काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो ग्लैड्स कहता है कि हमें वहाँ पे स्पाई भेजना चाहिए। तो ये कहता है कि मेरे पास अब कोई सी भी चॉइस नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। ये फिर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे ये से कहती है कि आपने मुझे बुलाया फादर। ये फिर अपनी बेटी जिसका नाम फारू रैम होता है वो उसको सब कुछ बता देता है। फारू रैम इस सारी चीजों को सुन के इस चीज के लिए मान जाती है और हम देखते हैं ये अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ पे आ जाती है। इसका स्वागत यहाँ पे लस्टी मून करती है। वो इसे बताती है कि वो यहाँ की डिप्लोमेटिक हेड है। जिसके बाद ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पे जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पे रह सकते हो। ये इसका शुक्रिया करती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लस्टी मून फारू रैम को यहाँ पे दिखाने लग जाती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या क्या उगाते हैं। पर तभी यहाँ पे ग्रैंड मारी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि होलिंग विलेज से यहाँ पे कोई मैसेंजर है। तो ये कहती है कि फारू रैम मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, जब तक तुम इस विलेज को घूम सकती हो। इसके जाते ही फारू रैम सोचने लग जाती है कि ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को एनालाइज करने की। यहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे और होते हैं, 20 मैन होते हैं और काफी सारे और भी लोग होते हैं। इन्हें देख के ये काफी हैरान होती है क्योंकि हद से ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं। इन सब के बारे में ये एक पेपर में लिख लेती है, पर यहाँ पे इनके हेड के बारे में सब तक पता नहीं चला होता, यानी कि हिराकू। ये यहाँ पे फिर सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये किस तरह के ताकतवर ओपोनेंट से अब लड़ाई करने वाले हैं। पर तभी ये हिराकू को देखती है और ये सोचती है ये तो ऑर्डिनरी इंसान है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हिराकू इससे बात करने की कोशिश करता है पर ये सोचती है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे
उसने मुझसे बात करने की और वो उसे इग्नोर कर देती है। पर जैसे ही विलेज में आके लास्टी को ये सारी बात बताती है तो ये से बताती है कि दरअसल वो यहाँ के मेयर है, जो सुन के ये काफी सदमे में चली जाती है। पारूराम फिर से पूछती है वो तो एक आम आदमी है, आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। ये से बताती है कि उसने मेरे मॉम तक को हरा रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं इसे यहाँ पे रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और ये धीरे धीरे काफी सारी चीजें सीख गई होती है। पर जब भी ये हिराको को देखती है वो उसे ठीक से बात नहीं कर पाती। एपिसोड की शुरुआत पे हिराको हमें एक कहानी बताता है, वो एक स्लाइम के बारे में होती है जो टिया यहाँ पे लाई होती है। दरअसल जिन स्लाइम्स को टिया यहाँ पे लाई थी अब वो रंग बदल चुके हैं, यानी कि वो अलग अलग अब काम कर सकते हैं, जैसे कि येलो स्लाइम, ग्रीन स्लाइम और अलग अलग स्लाइम जो अलग अलग काम कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक स्लाइम को दिखाया जाता है हमें, जो कि एक वाइन की पूरा बैरल पी जाता है, जिस देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्लाइम के ऊपर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसने ये दूसरी बार किया है, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे हिराको कहता है कि मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है, क्या हम इसे एक बार छोड़ नहीं सकते। पारूराम भी इसका साथ देते हुए कहती है कि स्लाइम्स के अंदर ब्रेन नहीं होता, तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं सकते, साथ ही साथ इसे सजा देने से कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्लाइम है वो हर बार जब भी ये लोग पार्टी करते हैं तब भी ये आ जाता है और ये काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, पर ये लोग इसे रोकते नहीं है क्योंकि ये इसे एंजॉय करने देना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऑटम का सीजन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हिराको ने काफी सारे सब्जियों की हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर ली होती है और ऑटम आने की वजह से अब जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हो चुका होता है। पर हिराको को अब भूख लग जाती है, इसी वजह से ये यहाँ पे हॉट पॉट बनाता है और इसमें अलग अलग वेजिटेबल डालता है और ये दिखने में काफी डिलीशियस लग रहा होता है। जब सेना इसे खाती है तो ये काफी डिलीशियस निकलता है, सभी लड़कियां इसकी तारीफ करती है। पर हिराको कहता है कि अगर हमारे पास सी फूड होता तो ये खाना और ज्यादा डिलीशियस होता। तो ये लोग कहते हैं कि सी फूड वो क्या होता है। ये इसे बताता है कि वो समुद्र में पाई जाने वाली चीजें होती है, जो कि काफी सारी फिशेस होती है और तुम अलग अलग चीजें भी डाल सकते हो उसके अंदर। ये फिर इन्हें बताता है जैसे कि क्रैब, मॉक फिश और यहाँ पे कॉड, अलग अलग टाइप की फिश तुम इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे लू अपनी बहन को इसके बारे में सर्च करने के लिए कहती है, पर तभी फारूराम इन सबको बताती है कि हम अगर पोर्ट सिटी के वहाँ जाए, जो कि डेमोनिक किंगडम के वहाँ पे आता है, तो हमें ये सारी चीजें मिल सकती है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ पे हवा में उड़ के जा सकते हैं। और ये सब अगले दिन यहाँ पे अपना सामान पैक करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं। हमें फिर करीब 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक माइकल गॉरन नाम का एक बंदा होता है, जो कि गॉरन कंपनी का प्रेसिडेंट भी होता है। माइकल इन्हें बताता है कि वो शनहातो सिटी का मर्चेंट है, जो कि डेमोनिक किंगडम के अंदर पड़ता है। हिराको फिर माइकल को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, पर माइकल कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मर्चेंट की जॉब का एक पार्ट है मेरे लिए। माइकल फिर से बताता है कि जो भी चीजें आपने मांगी थी मुझसे, उनमें से काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और बाकी चीजें कुछ ही दिनों में यहाँ पे पहुंच जाएंगी। पर इसके अलावा मेरे पास 3 गोल है जो कि यहाँ पे मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे हिराको पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। माइकल कहता है कि मेरा पहला गोल तो ये है कि मैं आपको अच्छे से ग्रेट करूँ और दूसरा गोल है कि मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करूँ ताकि हमारे ये ट्रेड बिजनेस अच्छे से चल पाए, और मेरा तीसरा गोल है इस जगह का ऑफिशियल ट्रेडिंग गवर्नमेंट बनना। तो ये पूछता है इसका मतलब क्या है। लुई से कहती है कि माइकल हमें ये कहना चाहता है कि वो हमारे और बाहर की दुनिया के जितने भी ट्रेड है वो हैंडल करना चाहता है। माइकल फिर इन्हें कहता है कि वैसे तो जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ मैं केयरफुली उनसे बात करता हूँ, पर जितनी भी आपकी ये सारी चीजें हैं उन्हें देख के मैं अनजान बने नहीं रह सकता, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ लोग यहाँ पे आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसी चीजें नहीं मिलती, तो ये काफी महंगे दाम में बिकेगा। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ माइकल कहता है कि आज तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया और जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम उन्हें ट्रेड कर सके। पर इसकी ये बात सुनते लेस्टी से कहती है तुम अल्कोहल नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अल्कोहल हमारे विलेजर्स और मेरे डैड के लिए है। लेस्टी फिर माइकल को वापस ले जाने लग जाती है। तो हिराको कहता है ये काफी स्किल्ड मर्चेंट लगता है मुझे। तो यहाँ पे लू कहती है कि हाँ, इसके साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें काफी अच्छी चीजें भी मिलेंगी। वहीं पे हमें माइकल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान होती है, पर अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सैंटो सिटी के यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ माइकल को बताया जाता है कि कोई उन्हें विजिट करने के लिए आया है, और ये होते फारूराम, लास्टीमोन और एक यहाँ पे लिजार्ड होता है। पर ये फारूराम को काफी पहले से पहचानता है, तो ये सोचता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड की बेटी यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। साथ ही साथ वो जब लास्टीमोन को देखता है तो वो उससे भी पहचान जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार डेमोनिक किंगडम की 2 खतरनाक बेटियां यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। ये लोग फिर से कहते हैं कि दरअसल हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। माइकल कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लोरम कहती है कि हम चाहते हैं कि आप हमसे ये चीजें खरीद लीजिए, पर उसके बदले में आपको हमें यहाँ पे कुछ ढूंढ के देना पड़ेगा। माइकल फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार इस चीज के अंदर है क्या।
फारूनम ये इसे खुद देखने के लिए कहती है और जब ये इसके कपड़े उतारता है तो ये देखता है यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं जो कि मार्केट में काफी महंगे दाम में बिकते हैं। यहाँ पे माइकल सोचता है कि अगर ये इनके साथ ट्रेड करेगा तो रिस्क तो काफी ज्यादा है पर प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये पूछता है कि आखिरकार आपको किस तरह की चीजें चाहिए। लास्ट ही इसे उन फिशेस की फोटो दिखाती है जो कि इन्हें पकड़ना है। तो यहाँ पे ये अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है और कहता है कि वो सारी फिशेस को पकड़ के ले आओ, चाहे उसमें कितना ही दिन क्यों नहीं लगे। माइकल फिर इनसे पूछता है कि ये सारी चीजें कैपिटल के यहाँ जा रही है, पर ये लोग इसे कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज के वहाँ पे जा रही है जो कि डेड फॉरेस्ट के अंदर पड़ता है। इसकी ये बात सुन के इसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद जो लास्ट है ये इसे अपने माँ बाप से मिलाने के लिए ले जाती है जहाँ पे ये काफी सारी चीजें उन्हें दे के आते हैं। जिसके बाद जब यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ पे आता है तो ये देखता है यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, पर यहाँ पे ये सोचता है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा इसका प्रॉफिट होगा, तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद माइकल इन सभी के लिए काफी सारा सी फूड भेज देता है जिसे ये सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक तीसरे ड्रैगन इनके विलेज के ऊपर हमला कर देता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पर ये सोचता है कि ये ड्राइम के रिलेटिव तो नहीं है, पर ये सोचता है ये काफी खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि ग्रैंड मारिया और सभी को ये धक्का मार के यहाँ पे आई है। इसके बाद ये जो ड्रैगन है ये हिराकू को यहाँ पे चिढ़ाने लग जाती है और इसकी हरकतों से हिराकू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। और जब ये इसके पास जाके देखता है तो इसे पता चलता है ये एक लड़की होती है। यहाँ पे हिराकू कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही थी। ये लड़की इसे बताती है कि ये जानबूझ के ये सारी चीजें नहीं कर रही थी, इसे कुछ गलत फहमी हुई है। तब यहाँ पे ड्राइम आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे माफ कर दो, दरअसल ये मेरी बड़ी बहन है और उसका नाम हाकुरेन है और इसे कुछ गलत फहमी हुई थी, मैंने इसे ठीक से समझाया नहीं था कि आखिरकार हमारी बेटी यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। हाकुरेन फिर इसे कहते कि तुमने तो कहा था कि तुम लास्टी को एक ब्राइड की तरह इसे दे रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी बहन की तरफ से माफ कर दीजिए, वो कुछ भी अनाप शनाप बकरी है। ये कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी को तुम इसके से शादी करवाना चाहती हो। तो ड्राइम इसे कहता है कि वो तो मैंने ड्रिंक के नशे में कह दिया था, तुम उसे सीरियसली कैसे ले सकती हो। तो हाकुरेन कहती कि मैं तो सिर्फ उस पर्सन को देखना चाहती थी जो कि मेरी भतीजी से शादी करने वाला है। वहीं पे यहाँ पे हिकारू सोच रहा होता है कि आखिरकार ये नॉर्मली यहाँ पे विजिट क्यों नहीं कर सकते। ये फिर कहती कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई थी, मैं बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। आखिरकार मेरी भतीजी जो कि मुझसे करीब 900 साल छोटी है वो आखिरकार मुझसे पहले शादी कैसे कर सकती है। ये फिर कहता है कि जो भी तुमने यहाँ पे अपने खेल खेल में बखेड़ा खड़ा किया है उसे तुम्हें खुद ठीक करना पड़ेगा। हाकुरेन कहती कि हाँ मुझे छोड़ दो, मैं सचमुच सारी चीजें ठीक कर दूंगी। हाकुरेन फिर यहाँ पे जितनी भी उसने तबाही मचाई होती है वो उन सबको साफ कर देती है और इसके बाद हाकुरेन और ड्राइम काफी ज्यादा ड्रिंक करते और काफी ज्यादा खाना खाते और काफी शोर मचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लास्टिया इस चीज के लिए इसे माफी मांगती है। हिराको कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हाकुरेन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पे काफी मजेदार गेम है, क्या हम उस चीज को खेल सकते हैं। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती कि हम इस गेम में क्या बेट पे लगा सकते हैं। हिराको कहते हैं कि नॉर्मली लोग कपड़े लगाते हैं कि जब भी जो हारता है वो अपने कपड़े उतारता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग इस गेम को शुरू कर देते हैं पर हम देखते हैं यहाँ पे हिराको इनसे बार बार हार रहा होता है जिस वजह से इसके काफी सारे कपड़े से छिन चुके होते हैं और लास्ट में इसकी अंडरवेयर भी उतर जाती है। जिसके बाद लोग इससे बिना कपड़ों को देख लेते हैं। वहीं पे हमें डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे बेजल सबको बता रहा होता है कि ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन हाकुरेन को देखा गया है। बेजल फिर यहाँ पे डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आपको कुछ आइडिया कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई है। पर यहाँ पे ये ड्रैगन लॉर्ड जिनका नाम गाल लॉर्ड होता है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे होते। वो उसके जगह ये कहते हैं कि मेरी बेटी आजकल काफी बुरे मूड में है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हाकुरेन को जो कि सभी बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही होती है। हिराको फिर हमें बताता है कि दरअसल हाकुरेन को सारी चीजें काफी परफेक्टली आती है, इसी वजह से वो ज्यादातर अपना टाइम आलस में बिताती है और वो कुछ भी नहीं करती और उसके फ्री टाइम में हिराको उसे गड्ढे खोदने का काम दे देता है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये करना ना पड़े इसी वजह से आजकल बच्चों को पढ़ा रही है एक टीचर के तौर पर। इसके कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक अलग स्पीशीज आ जाती है जो कि कहती है कि हमारी लाइफ को बख्श दो और इनके लीडर का नाम जूनिया होता है। हिराको इसे पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। इसे फिर पता चलता है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पे इसकी जो पार्टी है वो यहाँ पे डेंजोंग को क्लियर कर रहे होते हैं तो उन्हें बीच में एक डेंजोंग दिखता है। तो ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं जहाँ पे ये मरमेड्स आया करती थी। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे हिराको की मदद मांगने के लिए आए हैं। हिराको समझ जाता है कि कूरो और उसके साथियों को पता नहीं था, इसी वजह से उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो यहाँ पे हिराको इन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराको फिर इनके मटेरियल के बदले में इन्हें काफी सारी चीजें देता है और साथ ही साथ वो इन्हें कपड़ा भी दे देता है ताकि वो अपने बलून्स को ढक सके। पर ये तीनों यहाँ पे रुकते नहीं है, ये लोग अपने डेंजोंग के वहाँ पे वापिस चले जाते हैं और हिराको काफी खुश होता है क्योंकि उन्हें एक नए नेबर मिल चुके हैं। वहीं पे हमें डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड की जो बेटी होती है उसकी सहेलियां उसे कह रही होती है कि वो विलेज दिन का दिन ताकतवर बनता जा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इस विलेज को हरा सके और फ्लोरम को वहाँ से आजाद करा सके।
एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड उसकी सहेलियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सहेली ऐसे कह रही होती है कि हमें कुछ भी हो जाए उस विलेज की मिलिट्री को हरा के फ्लोरेम को वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है विलेज के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरेम को जो कि यहाँ पे काम कर रही होती है। तब यहाँ पे बेजल आ जाता है जो कि इसे बताता है कि हमारी प्रिंसेस ट्रुप्स को गैदर कर रही है, वो अभी मिलिट्री की कैंपेन को शुरू कर रही है। ये फिर इसे बताता है कि जब तुम वहाँ पे नहीं थे तो उसके जो फॉलोवर्स है जो कि खुद बड़े बड़े घरानों की है, उन्होंने उसके कान भर दिए कि तुम्हें यहाँ पे विलेज वालों ने कैद कर रखा है। तो यहाँ पे फ्लोरेम इससे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये इसे बताता है कि वो इस विलेज के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो फ्लोरेम कहती है कि उन्होंने कौन से नशे किए कि वो इस विलेज के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये कहता है कि मैंने डीमन लॉर्ड को कहने की कोशिश की कि वो अपनी डॉटर को रोक ले, पर वो चाहकर भी अपनी डॉटर को रोक नहीं पाए क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है। अगर उन लोगों ने यहाँ पे अचानक से हमला कर दिया और यहाँ के लोग गुस्सा हो गए तो डेमोनिक किंगडम के लिए काफी बुरा होगा। तो फ्लोरेम से कहती है कि उन्हें समझाइए और उन्हें घर भेज दीजिए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे अचानक से हमला कर देते हैं तो डेमोनिक किंगडम का जो कैसल है वो पल भर में ही तबाह हो जाएगा। बेजल फिर से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ आइडिया है कि हम उन्हें विलेज के यहाँ पे आने से पहले ही रोक ले। तो ये कहती है कि मेरे पास आइडिया तो है और वो मेरे सबसे काम भी कर जाएगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जितने भी डेमोनिक किंगडम के सिपाही होते हैं वो काफी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी मरम्मत होती है वो फ्लोरेम के कहने की वजह से इन सभी सिपाहियों को डरा चुके होते हैं और ये सिपाही अब घर वापस चले जाते हैं। हमें फिर उन्हीं तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लोरेम यहाँ पे हिराको को कहती है कि ये तीनों भी यहाँ पे काम करना चाहती है, ये अपना दिल लगा के यहाँ पे काम करेगी, ऐसा कि इनकी जान इसी पे बनी हुई है और ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगी। मुझे काफी ज्यादा वर्कर की जरूरत थी तो ये तीनों आज से मेरे लिए काम करेंगी। हिराको कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर आखिरकार वो लड़की कौन है जो कि उस सिंहासन पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे ऐसे कहती कि दरअसल वो मेरी दोस्त है जो कि यहाँ पे ये देखने के लिए आई है कि मैं यहाँ पे अच्छे से रह रही हूँ कि नहीं, पर तुम्हें इसे बिल्कुल भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। हिराको कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फ्लोरेम फिर इन्हें कहती है कि तुमने जो भी यहाँ पे किया उस चीज के लिए तुम्हें माफ कर दिया जा सकता है, पर तुम्हें इस विलेज में काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रिंसेस यूरी आप भी यहाँ पे नॉर्मल रहोगी, आपको यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोरेम इन्हें यहाँ पे घुमाने लग जाती है। यहाँ पे प्रिंसेस काफी सारी चीजों को देख के हैरान होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मॉडर्न होती है। इसके बाद इसकी मुलाकात लास्टी मून से होती है और इसे देख के ये काफी ज्यादा हैरान होती है। ये इसे पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। ये इसे बताती है वो यहाँ पे काम करती है। वहीं पे वो तीनों लड़की सोच रही होती है कि हमें जैसे ही चांस मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर जब भी ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते यहाँ पे जितने भी वुल्फ होते हैं वो इनके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे ज़बूतो भी उनका रास्ता रोक देता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ पे काम करना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं हम प्रॉमिस करते हैं हम दिल लगा के यहाँ पे काम करेंगे। तो हिराको कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। वहीं पे फ्लोरेम कह रही होती है अब मैं इनके साथ अपना सारा काम करके अपना काम आसान कर सकती हूँ, और इन लड़कियों का नाम पड़ जाता है टाउन हॉल गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा काम करती रहती है। वहीं पे मैं दिखाया जाता है फ्लोरेम यहाँ पे एक वुल्फ को हाथ लगा रही होती है। तो यहाँ पे प्रिंसेस से कहती है तो काफी खतरनाक जीव होती है, अगर ये किसी सिटी के ऊपर हमला कर दे तो वो पूरी सिटी पल भर में तबाह हो सकती है। तो फ्लोरेम इसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बच्चे के टाइम पे काफी क्यूट होते हैं। यूरी फिर इन सभी डॉग्स के साथ काफी अच्छे से खेलती है और इसे काफी मजा आता है। ये फिर कहती है कि सचमुच ये विलेज सरप्राइज से भरा हुआ है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि डेमोनिक किंगडम के अंदर ऐसी भी एक जगह एग्जिस्ट करती है। ये कितनी शांति भरी जगह है और इस जगह में मैंने तबाही लाने की कोशिश की थी। फ्लोरेम फिर इसे कहती है अब तो आपको यकीन हो गया ना कि जो भी इस विलेज के अगेंस्ट जाएगा ये विलेज उसे पल भर में तबाह कर सकता है। ये कहती कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि इस विलेज में ड्रैगन्स भी रहती है। तो फ्लोरेम कहती कि मैंने तो पहले से सबको सावधान कर रखा है कि किसी भी तरह इस विलेज के साथ वॉर में इन्वॉल्व ना होए। तो ये कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम अचानक से एक दिन डेमोनिक किंगडम से गायब हो गई और मैंने तुम्हारे डैड से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे फ्लोरेम से कहती कि प्रिंसेस आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये कहती कि मुझे प्रिंसेस बुलाना बंद करो, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है तो हम दोनों को एक दूसरे के नाम से बुलाना चाहिए एक दूसरे को। तो ये कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से जहाँ भी मैं जाऊंगी आपको खबर करके जाऊंगी। वही वे हमें उन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम समेट के यहाँ पे आराम कर रही होती है। तो यहाँ पे लू कहती है कि लगता है नई लड़के यहाँ पे काफी जल्दी घुल मिल गई है। तभी हिराको से पूछता है कि तुम्हारी हाइट मुझे छोटी लग रही है, तुम काफी दिनों से बड़ी नहीं हो रही हो। लू से कहती है कि शायद मेरे हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होगा पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उन तीनों बच्चों को हम देखते हैं जो कि यहाँ खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूरी आ जाती है जो कि कहती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिरकार फार्म वर्क कैसे करते हैं। जिसके बाद ये तीनों बच्चे से सिखाते हैं कि आखिरकार ये क्या क्या कर सकते हैं और यूरी यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करती है। वो यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखती भी है और उन तीनों लड़कियों को भी सिखाती है। फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे खाना भी खाते हैं जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है यूरी को। और कुछ समय के बाद यूरी के घर जाने के समय हो चुका होता है। तो वो तीनों बच्चे से पूछते हैं कि आप घर वापस जा रहे हैं, आप दोबारा नहीं आओगे क्या। ये कहते कि
चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ये फिर अपने तीनों फॉलोवर से पूछती है क्या तुम तीनों मेरे साथ नहीं आ रही हो क्या। ये तीनों इसे कहती है कि इस विलेज से हमें और भी काफी सारी चीजें सीखनी है और यहाँ पे काफी सारा काम पड़ा हुआ है, तो हम आपके साथ नहीं आ सकती। यूरी कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जिसके बाद ये घर वापस चली जाती है। तो हिराको कहता है कि लगता है उसने यहाँ पे काफी अच्छा टाइम बिताया है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को, जो कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जब से वो डीमन कैसल यहाँ पे वापस आई है वो थोड़ी बदली बदली लग रही है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो हर टाइम बिजी रहती है। तो बेजल इसे कहता है कि आपको पता है यूरी ने यहाँ पे पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और ये काफी अच्छी बात है। अगर सच कहूँ तो माँ बाप को रियलाइज होने से पहले ही बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं और वो एडल्ट बन जाते हैं। तो डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि उससे कोई विलेज की वहाँ पे मिला था जिसे वो पसंद करने लगी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बेजल इसे कहता है कि अगर आपका ऐसी एटीट्यूड रहा तो एक दिन वो आपसे नफरत करने लगेगी। डीमन लॉर्ड कहता है कि ऐसी बात है क्या। हमें फिर बताया जाता है कि प्री विंटर के दौरान इन लोगों ने अपनी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी और इन लोगों ने काफी ज्यादा सब्जियां उगा रखी थी। यहाँ पे ये काफी ज्यादा होता है जो कि स्टोरेज रूम में भी फिट नहीं होगा। तो टिया कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम इतना ज्यादा इस साल हार्वेस्ट कर लेंगे। तो हिराको कहता है कि हमें लोगों के साथ ये शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्टी कहती है कि मेरे माँ बाप को हमें ये थोड़ा भेज देना चाहिए। तो हाकुरिन भी कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मेरे पेरेंट्स को भी हमें ये चीज भेज सकती है क्योंकि ये देख के उन्हें काफी अच्छा लगेगा। वो थोड़ा दूर रहती है पर मैं किसी तरह उन्हें ये डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद लास्टी सामान लेके अपने माँ बाप को डिलीवर कर देती है और उसी टाइम वो माइकल को भी ये थोड़ा सामान दे देती है। पर माइकल इसे बताता है कि एक मॉन्स्टर ने इनके यहाँ पे हमला कर दिया है। तो लास्टी कहती है कि चिंता मत करो, उस चीज को मैं हैंडल कर दूंगी। और उस मॉन्स्टर को हैंडल करने की वजह से लास्टी को यहाँ पे उस मॉन्स्टर का काफी बड़ा टुकड़ा मिलता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे हिराको कहता है इसका मतलब आज रात में हम हॉट पॉट खाने वाले हैं। वहीं पे हमें बताया जाता है कि जब हाकुरेन अपने माँ बाप को ये सामान डिलीवर करने के लिए जा रही थी और जब वापस आ रही थी तो उन्हें कुछ एल्फ मिल गई और ये डार्क एल्फ होती है और वो इन सबको इस विलेज की यहाँ पे ले आए। इनके ग्रुप की लीडर का नाम या होता है। तो हाकुरेन फिर से कहती है कि मुझे लगा कि ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमें भी काफी आसान होगी और इनको भी यहाँ पे रहने में अच्छा लगेगा। तो हिराको इन्हें कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम सब यहाँ पे खुशी खुशी रहना चाहती हो तो तुम सब यहाँ पे रह सकती हो। यहाँ फिर इसका शुक्रिया करती है इन सबको यहाँ पे रहने देने के लिए। ये सारी एल्फ माउंटेन एल्फ होती है जो कि शिकार करके अपना गुजारा करती है। तो यहाँ पे यहाँ जो है वो इसे कहती है कि आपके लिए हम ज्यादा काम के नहीं है पर हम आपके लिए फूड पकड़ सकते हैं जिसे देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। और जितनी भी बार या और उसकी दोस्त कोशिश करती है जंगली जानवरों को पकड़ने की, ये हर बार नाकामयाब होते हैं। ये सोचती है कि आखिरकार ये ऐसे जानवर यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये से कहता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये से पूछती है कि आखिर आप क्या बना रहे हो। ये से कहता है कि दरअसल मैं एक पानी का पॉट बना रहा हूँ जिसमें मैं पानी भर सकूं। पर हिराको जब उसे प्रॉपरली बना के आग में डाल देता है वो पूरी तरह टूट जाता है। ये सोचता है कि लगता है इसके लिए मुझे क्ले की जरूरत पड़ेगी, वरना उसके अलावा मैं इसी चीज को बना नहीं पाऊंगा। तो या इसे कहती कि मैंने एक जगह क्ले को देखा है, मैं वो आपके लिए लेके आ सकती हूँ। ये फिर इसके लिए क्ले ले आती है और ये लोग अच्छे से काफी सारे पॉट बना देते हैं। कुछ दिन के बाद यहाँ पे लिया और उसकी साथी इसके पास आ जाती है जो कि इसे बताती है कि नॉर्थ साइड में एक डेंजुंग पाया गया है जो कि एकदम नया है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए ताकि उस चीज के बारे में हम पता लगा सके और हमें वहाँ पे काफी सारी चीजें मिल सकती है। इसी वजह से हिराको कहता है कि ठीक है तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो। और ये लोग एक छोटी सी पार्टी को बना के उस डेंजुंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। हमें फिर हिराको को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहा होता है हॉट स्प्रिंग को। साथ ही साथ यहाँ पे वो तीनों बच्चे होते हैं जो कि इसके साथ ही होते हैं हॉट स्प्रिंग के। वहीं पे हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरेम को जो कि यहाँ पे उन तीनों लड़कियों को पकड़ लेती है। वो इन तीनों से पूछती है कि आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो और मुझे सच सच बताना। ये तीनों इसे बताती कि हमें लगा हम मेयर की अगर पीठ को थोड़ा घिस दे तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। ये से कहती कि तुम्हें पता है ना, तुम अगर ये चीज करोगी तो हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हिराको और या जब यहाँ पे अपने लिए क्लास बना रहे होते हैं तो यहाँ पे सारे एल्फ से आके कहती है कि हमें एक एक्सट्रीमेशन पार्टी को उस डेंजो के वहाँ पे भेजना पड़ेगा। हमें पता चला है कि उस जगह के अंदर ब्लडी वाइपर को देखा गया है जिसे हमें हर हाल में खत्म करना पड़ेगा। हमें उसका मीट हर हाल में चाहिए। तो हिराको इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें वो मीट किस लिए चाहिए। ये लड़कियां इसे बताती है कि हमारे क्लैन का सर्वाइवल उसी ब्लडी वाइपर के मीट के ऊपर डिपेंडेंट है। हिराको पूछता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे या इसे बताती है कि ब्लडी वाइपर का जो मीट है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप ब्लडी वाइपर का मीट खाओ तो आपके बच्चे होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हिराको कहता है कि अभी ठंड आने वाली है, हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, हम फॉल के दौरान वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लू के कमरे के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे ये टिया और सेना को देखते हैं जो कि यहाँ पे लू का ख्याल रख रहे होते हैं क्योंकि वो बीमार होती है।
हिराकू फिर से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है। ये इसे कहती है अगर मैं थोड़ा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। टिया फिर इसे कहती है क्या तुम्हें खट्टी चीज खाने का मन हो रहा है क्या? ये कहती है कि हाँ, मुझे खट्टी चीज खाने का काफी ज्यादा मन हो रहा है और वो काफी दिनों से हो रहा है। तो यहाँ पे टिया इसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये कहती कि नहीं। हिराकू पूछता कि इसे क्या हुआ है? सहना इसे बताती कि मुबारक हो, आपके घर में एक बेबी आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हिराकू बताता है कि हमारे दिन काफी शांति से बीत रहे और आज सुबह भी काफी ज्यादा शांति है और मेरा दिन सूरज निकलते ही शुरू हो जाता है। इस चीज को मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे लू आ जाती है जो कि इसे गुड मॉर्निंग कहती है। हिराकू इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? लू इसे कहती है तुम हर बार मुझसे यही पूछती हो, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराकू फिर हमें बताता है कि जब से मुझे पता चला है कि लू प्रेग्नेंट है मैं ज्यादा केयरफुल हो चुका हूँ। लू फिर इसे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। इसके बाद हिराकू की मुलाकात नीना से होती है तो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। हिराकू फिर हमें बताता है कि आजकल वो लेट क्यों उठता है। दरअसल इसके पीछे एक रीजन है, नीना और उसकी साथियों को इससे पहले उठना पड़ता है ताकि वो सभी तैयारी कर सके इसके उठने से पहले और इसे वो गुड मॉर्निंग कह सके, और इसी वजह से ये थोड़ा लेट उठता है ताकि ये सब अपनी नींद प्रॉपर्ली पूरी कर सके। नीना फिर इसे बताती है कि एक स्लैम ने एक पूरा बैरल खाली कर दिया वाइन का, तो इन्हें वाइन की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद नीना इसे बताती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना है और ये काफी ज्यादा डिलीशियस चीज होती है। पर तभी हिराकू देखता है कि यहाँ पे जो फ्लोरा है वो ठीक से नींद नहीं ले रही होती है, तो वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? ये इसे बताती है कि दरअसल जब तुमने कहा कि तुम मीसो को बना रहे हो तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, तो अभी मैं सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ ताकि मैं उसके बारे में पता लगा सकूं। उतरे में यहाँ पे ग्रैंड मारिया आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे किसी चीज की आपको रिपोर्ट देनी है। ये कहता है कि किस चीज की? ये कहती है कि दरअसल कुरो और उसके साथियों ने कुछ रैबिट्स को मार गिराया और उसे हम वो फूड की तरह यूज कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा डिलीशियस है। ये फिर हमें बताता है कि वैसे तो ग्रैंड मारिया और उसके साथी काफी ज्यादा जोशीली है, पर जब छुट्टी का दिन होता है वो कुछ भी नहीं करती है, वो काफी ज्यादा आलसी हो जाती है और वो अपना सारा काम लिजर्ड से करवाती है। पर ये तीनों काफी ज्यादा काम किया और ये तीनों काफी अच्छे हैं, इसी वजह से इनके यहाँ पे होने से मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हिराकू खाने के बाद यहाँ पे अपने फील्ड पे काम करने के लिए चले जाता है, पर ये देखता है कि ये कैबेज के ऊपर एक कीड़ा होता है और नॉर्मली लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड डाल के इसे हटा देते हैं और ये काम यहाँ पे जबूत और उसके साथियों का होता है और वो अपना काम प्रॉपरली कर देते हैं। इसके बाद हिराकू यहाँ पे ऑलमाइटी टूल का वाटर का यूज करके इस कीड़े को दूर भगा देता है। ये फिर हमें बताता है कि अपने ये खेत को धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा करते जा रहे हैं ताकि ये और चीजें उगा सके और ये लोग नई नई चीजें उगा रहे हैं जैसे कि पंपकिन और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग खाना खाने लग जाते हैं, यानी कि लंच करने लग जाते हैं, जो कि एनी और उसके सारी मेट्स ने बनाया होता है। और यहाँ पे हिराकू को एक बात पता चलती है कि यहाँ पे लंच करना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये लोग सुबह के खाने के बाद सीधा रात को खाना खाते हैं और वहीं पे जो एल्फ थे वो पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही बार खाना खाया करते थे इस विलेज में आने से पहले। पर अब जब तक ये लोग इस विलेज में रह रहे हैं इन्हें खाना खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लिजर्ड इसे बताता है कि यहाँ पे काऊ ने एक कल्फ को बर्थ दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे लिया इसे बताती है कि इनकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, इसी वजह से इन्हें एक और जगह बनानी पड़ेगी ताकि ये फूड को वहाँ पे स्टोर कर सके। कुछ ही देर बाद इनका जो लंच टाइम है ये ओवर हो जाता है और ये लोग दोबारा से अपने काम पे लग जाते हैं। हिराकू फिर हमें बताता है कि लोग जब आपकी फार्मिंग में मदद करते हैं तो काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हिराकू यहाँ पे फ्लावर उगाने का फैसला करता है और ये कुछ ही देर में फ्लावर को उगा भी देता है क्योंकि ये ऑलमाइटी टूल का यूज कर रहा होता है और ये जगह को और ज्यादा मॉडर्न कर देता है। इसके बाद ये बच्चों के लिए कुछ टॉयज को बनाता है ताकि वो उसको खेल के एंटरटेन हो सके और ये इन्हें देख के काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये बाकी लड़कियों के लिए भी काफी सारी चीजें बनाता है जिससे वो काम करने के बाद आराम भी कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग एक ट्रेनिंग सेशन भी रखते हैं जहाँ पे हिराकू काफी सारी चीजें इनके लिए बनाता है। हिराकू फिर इन्हें देख के खुद भी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है, पर ये कुछ ही देर के ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और ये इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाता। हिराकू फिर या को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो वेपन है वो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? ये कहती कि ठीक है, और काफी बार ट्राई करने के बावजूद वो उस वेपन को ठीक से यूज नहीं कर पाता, जिसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर वो ऑलमाइटी टूल का यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े को ही तोड़ देता है। और ये देख के यहाँ हिराकू से काफी इंप्रेस हो जाती है, वो इसकी तारीफ करती है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फिर डिनर के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे नीना ने एक नई डिश बनाई होती है मेन्यू में से, पर हिराकू जब उसे खाता है तो वो काफी बेस्वाद होता है, पर वो नीना को सीधा नहीं कह सकता। इसी वजह से वो कहता है ये काफी बढ़िया बना है। उतने में यहाँ पे फ्लोरेम आ जाती है जो कि कहती है कि प्रिंसेस यूरी ने एक लेटर भेजा है जहाँ पे उसने कुछ एप्पल्स मांगे होते हैं और एक ड्रेस भी। पर ये देख के यहाँ पे फ्लोरेम कहती है कि मैं उसे कहूंगी वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट ना करे, तो ये कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे लगता है ज़बूत के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं। हिराकू फिर बाथ हाउस में जाता है ताकि वो वहाँ पे प्रॉपर्ली नहा सके और ये यहाँ पे अकेला होता है तो इसे ये काफी अच्छा लगता है। पर जब ये अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसे काफी
काफी अजीब फील हो रहा होता है और हम देखते हैं कि जितनी भी एल्फ होती है वो उसे देख रही होती है। यहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ तो इसके साथ करना चाहते हैं, पर इन सब को यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा होता। हिराको फिर अपने रूम के यहाँ पे चले जाता है, पर उसे बिल्कुल यकीन हो रहा होता है कि ये सारी लड़कियां इसे कहीं ना कहीं से देख रही है। इसके बाद ये कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और ये देखता है कि जितनी भी लड़कियां है वो इसके सामने आ जाती है, पर इन्हें ऐसा देख के इसे लगता है ये सब इसे इसलिए देख रही है ताकि वो इसे सेफ रख सके। हिराको फिर ज्यादा बिना सोचे यहाँ पे सो जाता है। वो सोचता है इसे कल काफी ज्यादा काम करना है। हमें फिर ये बताता है कि डोनोवान और उसकी जितनी भी स्टाफ है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसे लगा करता था कि वो हमेशा ड्रंक रहते हैं और अपने अल्कोहल इसी तरह से वो बनाते हैं, पर यहाँ पे डोनोवान इसे बताता है ये अल्कोहल बनाते टाइम बिल्कुल भी ड्रंक नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अच्छे अल्कोहल नहीं बना सकते। इसके बाद ये हिराको को एक सैंपल चेक करवाता है। हिराको कहता है ये काफी अच्छा बना है, पर डोनोवान कहता है कि ये इतना अच्छा नहीं है, और ये उस बोतल को लेके क्रॉस मार्क करके साइड में रख देता है। तो ये कहता है तुम उसे फेंक क्यों नहीं देते। ये कहता है ये इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट करेगा ताकि वो इसे और ज्यादा बेहतर कर सके। ये फिर इसे कहता है कि आपको ग्रेप्स की जो हार्वेस्टिंग है वो और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ये फिर सोचता है कि आखिरकार ये ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग और ज्यादा कैसे बढ़ाएगा। तभी यहाँ पे भागते हुए सेना आ जाती है जो कि काफी ज्यादा थक जाती है। तो हिराको इससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। सेना इसे बताती है कि एक अजीब सा आदमी विलेज के अंदर घुस आया, और हम देखते हैं वो आदमी यहाँ पे जो गॉड की मूर्तियां होती है वो उसके सामने झुक के उसके सामने प्रे कर रहा होता है। यहाँ पे हिराको सोचता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। तब यहाँ पे लू आ जाती है और वो इसे बताती है कि दरअसल वो उसकी ग्रैंडपा है। यहाँ पे इसे कहता है कि लू मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है। साथ ही फ्लोरा को भी देखता है। वो कहता है लगता है तुम बढ़िया करी हो। जिसके बाद ये कहता है कि जब मैंने सुना कि लू का बच्चा होने वाला है मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था, पर मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट और तुम्हारे अंदर एक बच्चा है। ये कहती है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो हिराको पूछता है ऐसा क्यों। ये इसे कहता है कि हम अपने ब्लड लाइन से एक नए बच्चे को पैदा करते हैं, पर ये बिल्कुल ही अलग है। ये फिर हिराको को बताता है कि ये करीब 4000 साल का है और इतने लंबे समय जीतने की वजह से इसके पास काफी सारी मेमोरीज है। तो ये बीच बीच में काफी सारी मेमोरीज को मिटा देता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मेमोरीज को छोड़कर, जैसे कि इसका नाम, क्लैन और यहाँ पे इसके कौन से रिश्तेदार है उन सबको छोड़कर। ये फिर इसे माफी मांगता है इसे बिना पूछे विलेज में एंटर करने के लिए, और ये कहता है कि उस महान इंसान की तस्वीर को देख के मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। हिराको कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये कहता है कि जो स्टैचू तुमने बड़े ट्री के नीचे लगा रखा है वो गॉड की स्टैचू है ना। ये कहता है कि आप गॉड से मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ जब मैं जन्म ले रहा था तब मैं उनसे एक बार मिला था और उन्होंने मुझे कहा था कि अपना बेस्ट देना, और मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, पर उनकी जो चेहरा है वो मैं ठीक से याद नहीं रख पाया। मैंने उनके चेहरे को अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश की, पर हर बार मैं नाकामयाब रहा, और मुझे पूरा यकीन है उनके स्टैचू को जब तुम हर दिन देखते होंगे तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। ये कहता है कि हाँ। हिराको फिर इसे कहता है कि दरअसल वो स्टैचू के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। ये से कहता है कि क्या वो स्टैचू तुम मुझे दे रहे हो। ये कहता है कि नहीं, दरअसल वो स्टैचू विलेज को बिलोंग करता है तो मैं वो आपको नहीं दे सकता। और हिराको की ये बात सुन के ये काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पर हिराको कहता है कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक नया स्टैचू बना के आपको दे सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ये इसका शुक्रिया करता है इसके लिए एक नया स्टैचू बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हिराको कुछ दिन के बाद इसके लिए एक नया स्टैचू बना देता है जो कि हूबहू गॉड जैसा दिख रहा होता है, और ये उस स्टैचू के सामने झुक जाता है और ये हिराको का भी शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसके जाने का समय हो चुका होता है। तो ये हिराको को कहता है कि आखिरकार इस मूर्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे पे कर सकता हूँ। हिराको कहता है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं ले सकता। तो ये कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं शुक्रिया के तौर पर तुम्हें कुछ और भेज दूंगा जो कि मेरी तरफ से होगा। जिसके बाद ये इसका शुक्रिया करता है जो भी चीज इसने इसके लिए की होती है, और साथ ही साथ ये इसको फ्लू और फ्लोरा का ख्याल रखने के लिए कहता है। और हम देखते हैं ये फिर यहाँ से चले जाता है। हम फिर देखते हैं ये अपने चर्च के यहाँ पे आ जाता है और एक आदमी से मिलता है। ये इसे कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी समय बीत चुका है। वो आदमी कहता है कि हाँ करीब 50 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि आप इतने साल के बाद वापस लौटोगे। इसके बाद ये इसे कहता है कि वो स्टैचू अभी भी वहीं पे है क्या। ये इसे कहता है कि हाँ। तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ उस स्टैचू को वहां से हटा दे, मेरे पास उससे बेहतर चीज है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है उस चीज को आपने अपने हाथों से खुद बनाया, आप ऐसे कैसे हटा सकते हो। ये कहता है कि उससे बेहतर चीज मेरे पास है जो कि एकदम हूबहू गॉड जैसी दिखती है। तो ये कहता है क्या सचमुच। ये कहता है कि हाँ, तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो, जब लोग इस मूर्ति को देखेंगे तो वो लोग पागल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये अपनी मूर्ति को हटा के उस मूर्ति को यहाँ पे लगा देते हैं जो कि हिराको ने बनाई होती है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें उस आदमी का शुक्रिया करना चाहिए जिसने ये मूर्ति बनाई है, और ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे ऐसी चीजों की आदत नहीं है और वो इस चीज को पसंद भी नहीं करता। पर हाँ, अगर हम उन्हें शांति से सपोर्ट करते रहे तो मुझे नहीं लगता उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं पे हमें दिखा जाता है हिराको को जो कि यहाँ पे चीखता है। तो यहाँ पे लिया उसे पूछते तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है ये बिल्कुल ठीक है। हिराको फिर हमें बताता है कि दरअसल लू के ग्रैंडपा ने उसके लिए यहाँ पे एक पियानो भेजा होता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। तो ये लोग इस पियानो को एक रूम के यहाँ पे रख देते ताकि हर कोई इस पियानो को बजा पाए। तभी यहाँ पे वो तीनों लड़कियां देखती है इस पियानो को इन लोगों ने पहले भी देख रखा है। इस पियानो को सिर्फ
बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े लोग बजाते थे। ये तीनों इस पियानो को बजाने की कोशिश करते हैं, पर इनके हाथों से पसीना आने लग जाता है क्योंकि ये काफी घबरा रहे होते हैं, क्योंकि ये पियानो काफी महंगा होता है। ये लोग फिर हिराको को कहते हैं कि हमें अलग पियानो चाहिए ताकि हम दूसरी जगह उसे बजा पाए, वो काफी ज्यादा महंगा है। हिराको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अरेंज करवा दूंगा। इसके बाद ये माइकल से मिलता है और उसे कहता है कि उसे पियानो की जरूरत है। माइकल कुछ ही दिनों में इनके लिए नए पियानोज ला देता है, जिसे ये लड़कियां अब आराम से बजा पा रही होती है और जितने भी विलेज वाले हैं वो भी उसे आराम से बजा पा रहे होते हैं। और इस वजह से हिराको ठीक से सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ पे रात को भी उस पियानो को बजा रही होती है। तो वो सोचता है कि आखिरकार वो इस चीज को कब प्ले करना बंद करेंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हिराको को, जो कि हमें बताता है कि जितने भी वेजिटेबल्स है वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और सब लोग इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अब समर भी आ चुका है और यहाँ पे ये फार्मिंग के बारे में काफी सारी चीजें सीख रहा है। तब यहाँ पे लू आ जाती है, जो कि कहती है कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, तुम्हें थोड़ा लंच कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे पेड़ की छाव में बैठ के यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। लुई से कहती है कि तुम्हें बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम काफी ज्यादा होता है। तो हिराको कहता है कि मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकता। लू फिर अपनी मैजिक का यूज करके इसके टी के ऊपर बर्फ डाल देता है। तो ये कहता है कि मैजिक सचमुच काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारा ऐसा चलना ठीक रहेगा। ये इसे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लू फिर इसे बताते है कि दरअसल और की कुछ मेड्स ने यहाँ पे डिलीवरीज दी है, तो उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए इस टाइम पर, तो वो मुझे काफी सारे सजेशन देती रहती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे लास्टी इससे पूछती कि ये तो काफी बड़ा हो चुका है, आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये इसे बताती है कि मान लो कि तुम्हारे पेट के अंदर 2 कैबेज है जो कि काफी बड़े है। तो टिया इससे पूछती है इसका मतलब तुम्हारा पेट जो है वो तुम्हें भी काफी भारी लग रहा होगा। ये कहती है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे सेना कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ वो लड़का हो गई है लड़की। तभी हाकुरेन कहती है कि हमें पार्टी करना चाहिए। और लुई से बताती कि दरअसल वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे सावधानी से चलना पड़ेगा। ये बात सुन के ये सब काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं पे हमें ज़बूतों को दिखाया जाता है जो कि इनके आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सील रही होती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते ग्रैंड मारिया और जितनी भी लड़कियां होती है वो यहाँ पे हिराको से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आई होती है। ये से बताती कि हमें अभी पता चला है कि जो लू है वो यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकती, इसी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि हम भी ड्रिंक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनके सामने ड्रिंक करें, तो इसी वजह से हम चाहते हैं आप जितने भी विलेज के अल्कोहल है उन सबको सेल कर दो। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पे ग्रेप्स की जो हार्वेस्टिंग है वो कम कर देंगे। तो हिराको ने कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम ये सब लू के लिए कर रहे हो, पर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं तो फिर हम लू का क्या करेंगे। हिराको इन सबको समझाता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसका एक रास्ता है। तुम्हें पता है अल्कोहल हम जितने समय के लिए एक कंटेनर में रखेंगे उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो 1 साल के बाद तुम पियो या फिर 10 साल के बाद, अगर तुम 10 साल के बाद पियोगी तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें फिर डोनोवान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हिराको से पूछता है कि मेरे क्या हमसे कुछ गलती हुई है। अब तक जितने भी लोग थे उन सबको अल्कोहल से काफी ज्यादा प्यार था और वो अल्कोहल जी जान से पीते थे, पर आखिरकार उन लोगों ने पीना क्यों कम कर दिया। तो हिराको इसे सारी चीजें बता देता है। तो डोनोवान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हिराको फिर इसे कहता है कि तुम्हें अल्कोहल की प्रोडक्शन स्लो डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। डोनोवान कहता है कि मैं समझ गया, हमें स्लो डाउन नहीं उसे बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग एक बार में पी सके। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराको को जो कि यहाँ पे लू से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लू कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर इसे पूछता है ये तुम्हें किसने दिया। लू इसे बताती कि दरअसल एंजल मुझे विजिट करने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे ये दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये ने कहती कि ये सीक्रेट माउंटेन की एल्फ मेडिसिन है जो कि बर्थ देने के टाइम काफी ज्यादा काम आती है। कुछ देर के बाद यहाँ पे एना आ जाती है जो कि कहती कि काफी हार्ड वर्क के बाद मैंने वो बना लिया जो लू हमेशा से खाना चाहती थी, और ये पुडिंग होती है। लू इसे काफी अच्छे से खाती है और ये इसे डिलीशियस लगती है। जिसकी बात यहाँ पे लिया आ जाती है जो कि इसके लिए एक माला बना के लाई होती है जो कि गुड विश के लिए होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाम हो जाती है तो लू यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इन्हें गिफ्ट दिया होता है। तब यहाँ पे हिराको इसे पूछता है कि आखिरकार वो हैमर किसने दिया। ये इसे बताती है कि वो डोनोवान ने दिया, ये उसकी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है। हिराको समझ नहीं पाता कि आखिरकार एक लकड़ी का हथौड़ा ये किस तरह का स्पेशल गिफ्ट हुआ। तभी यहाँ पे लू इसे कहती है कि दरअसल उसे कुछ घबराहट सी हो रही है और ये समझ जाता है कि इसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। तो हिराको जितनी भी यहाँ पे लड़कियां होती है उन सबको यहाँ पे बुला लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लू की डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हिराको को जो कि काफी घबराया हुआ होता है और ये हर पेरेंट्स के साथ होता है हमेशा। ये फिर अपनी घबराहट कम करने के लिए पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है जहाँ पे इसने अपनी पहली रात बिताई थी। इसे वो पल याद आ जाता है जब यहाँ भी अकेला था, और ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसके पास अब काफी सारे लोग हैं। देखते ही देखते यहाँ पे सुबह हो जाती है और जब ये कमरे में जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पे लू की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी
होती है और ये एक लड़का होता है। ये फिर कहता है क्या मैं उसे हाथ लगा सकता हूँ? लू कहती है कि हाँ, पर यहाँ पे ये ठीक से उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। तो ये लोग इसे समझाते हैं कि उस बच्चे को कैसे पकड़ना है। इसके हाथ में फिर जब ये बच्चा आता है तो इसे एहसास होता है कि अब फादर बन चुका है। ये काफी ज्यादा हिल रहा होता है। तो यहाँ पे लू इसे बताती है कि जब वो उसके बेली में था तो भी वो काफी ज्यादा हिल रहा होता है। इसके बाद ये बच्चा स्माइल करता है तो हिराकू को काफी अच्छा लगता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू को जो कि अपने खेत के यहाँ पे खेती कर रहा होता है। ये हमें बताता है कि लू ने इसके बेटे का नाम यहाँ पे एल्फ्रेड रखा है क्योंकि वो आधा वेम्पायर है और आधा ह्यूमन है और काफी सारे लोग उसे हमेशा देखते ही रहते हैं। हिराकू फिर उस बड़े से पेड़ को देख के याद करने लग जाता है कि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो वो बिल्कुल अकेला था, जिसके बाद इसकी मुलाकात कुरो और उसकी वाइफ से हुई थी। फिर इसकी मुलाकात बाकी लड़कियों से हुई थी और इन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाया था। फिर यहाँ पे काफी सारे लोग आने लगे तो इन लोगों ने इस छोटे से शहर को एक बड़े से विलेज में कन्वर्ट कर दिया और देखते ही देखते ये इस विलेज का एक मेयर बन गया और अब फाइनली वो एक फादर बन चुका है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई है। हमें फिर ये बताता है कि लू उसके बेटे के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन यहाँ पे हिराकू सभी लड़कियों को यहाँ पे बुलाता है। ये लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार इसने यहाँ पे क्यों बुलाया इन्हें। हिराकू ने कहता है कि दरअसल वो विलेज में एक नया सिस्टम लाना चाहता है जो कि कॉइन का होता है और वो एक रिवॉर्ड के तौर पर ये अभी देना चाहता है इन सबको। ये ने कहता है कि जब भी कोई एक अच्छा काम करेगा या किसी की मदद करेगा तो उसे मेडल मिलेगा। ये इन सबको बताता है कि अभी इसे हम मेडल के तौर पर दे रहे पर जल्दी ये ग्रेट ट्री विलेज की करेंसी बन जाएगी। हिराकू फिर यहाँ पे सभी को थोड़े थोड़े कॉइन्स दे देता है ताकि वो कुछ भी खरीद सके या फिर किसी से भी कुछ भी बनवा सके। इसी के साथ ये ज़बूत और उसकी फैमिली को भी यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स देता है, पर इस चीज के लिए इसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इन सारे कॉइन्स को ये अपने हाथों से बना रहा होता है। इन कॉइन्स से कोई अपने लिए वाइन खरीदता है या फिर सोने का गद्दा या फिर चेयर जिसमें वो बैठ सकते हैं और उसी के साथ अपने लिए आप वेपन भी बनवा सकते हो और ऐसी काफी सारे लोग करते हैं। पर यहाँ पे कुरो और उसके साथ ही काफी सारी चीजें इससे बनवाते हैं जिसके लिए यहाँ पे इसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये इन सभी के लिए ये सारी चीजें इन्हें बना के देता है। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची हिराकू से कहती है कि मुझे भी एक बेबी चाहिए, पर हिराकू कहता है कि तुम बेबी इसको खरीद नहीं सकती। ये इसे कहती है तो फिर मुझे बेबी कैसे मिल सकता है। हिराकू इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो इसे झूला झुलाने लग जाता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हिराकू और लू ने इनकी बेटे के होने पर यहाँ पे पार्टी रखी होती है और ये सब लोग यहाँ पे काफी दिनों के बाद अल्कोहल पी रहे होते हैं। इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे हिराकू लू से पूछता है कि आखिरकार तुमने वो लकड़ी का हथौड़ा क्यों पकड़ रखा है। यहाँ पे ये सब बताते कि दरअसल डोनोवान ने इसे यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। तभी यहाँ पे डोनोवान और उसके साथी आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पे इनके लिए वाइन तैयार किया होता है। इसके बाद हिराकू और लू मिल के इस बैरल का जो ढक्कन है वो उस हथौड़े से तोड़ देते हैं और सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये देख के। डोनोवान फिर यहाँ पे लू से पूछता है कि आखिरकार उसकी वाइन कैसी बनी है, पर लू इसे बताती कि दरअसल जब तक एल्फ्रेड यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकती, जो सुन के इसे काफी बुरा लगता है। पर लू से कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग वाइन को एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे डोनोवान कहता है कि ठीक है, इस बार मैं जो वाइन बनाऊंगा उसे काफी सालों के लिए सील्ड करके रख दूंगा ताकि तुम सब यहाँ पे इसे पी सको। तो हिराकू कहता है जब तक एल्फ्रेड बड़ा हो जाएगा और उसे मैं उसके साथ पी पाऊंगा। डोनोवान कहता है कि हाँ, उसे मैं सेफ रखूंगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और मैं तुम्हें एकदम बेस्ट वाइन पिलाऊंगा। वहीं पे हमें फ्लोरा को दिखाया जाता है जो कि एल्फ्रेड को यहाँ पे झूला झूला रही होती है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तो ये इसे कहती है कि एल्फ्रेड मेरा बेबी बनना चाहता है। तो यहाँ पे हिराकू इसे कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहीं पे हमें वेजल के यहाँ दिखाया जाता है जो कि इन सबको बताता है कि विलेज के मेयर को एक हेल्दी बेबी हुआ है। तो यहाँ पे रेंडन ने इसे कहता है तो इसका मतलब उन्हें चैलेंज करना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। तब यहाँ पे डीमोलॉडी से कहता है कि इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये लोग पूछते हैं कि तो आपका मतलब क्या है। तो ये इसे कहता है कि मैं यूरी को उसकी वाइफ बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू को जो कि बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पे टीआई से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हें हैंगओवर हुआ है जबकि कल रात को तुमने पी भी नहीं थी। हिराकू इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर इसे बताती है कि कल रात को जब ग्रैंड मारी और बाकी लड़कियां विलेज का चक्कर मार रही थी तो उन्हें काफी सारी लड़कियां वहाँ पे मिली है। हिराकू फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार उन सबको कितनी लड़कियां मिली है। तो यहाँ पे इसे बताती है कि वो 100 के ऊपर होंगी। ये सुन के हिराकू थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर वो सब यहाँ पे रहना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें एक और विलेज क्रिएट करना पड़ेगा। लू इसे कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम एक और नया विलेज क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे रह सके। पर ये इसे कहते हैं ये इतना आसान नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हम एक ग्रेट ट्री विलेज 2 भी बना सकते हैं। पर हिराकू कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हमें इसके लिए काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं कि घबराओ मत, हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम उस विलेज को बनवा सके ताकि वो वहाँ पे रह सके। तो हिराकू कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वो सब यहाँ पे रह सकते हैं। और इस तरह से ये लोग एक और विलेज बनाने जा रहे हैं ताकि वो हर किसी की मदद कर सके।